हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्क्यूब टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात करी थी कि इंटरेक्टिव मोड में कैसे काम करना है, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, किस किस तरह से आप प्रोग्राम चला सकते हैं, क्या फीचर्स थे क्या नहीं थे, सब कुछ हमने पढ़ा। बट हमने ये भी पढ़ा कि इंटरेक्टिव मोड की जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि उसमें हम लोग जनरली प्रोग्राम को सेव नहीं कर सकते। तो प्रोग्राम सेव कैसे करें, कैसे मैं एक बड़ा प्रोग्राम बनाऊं, कैसे मैं उससे क्लाइंट को डिलीवर करूं, ये सब चीज़ें आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने पहले ही बात करी थी कि भाई इंटरेक्टिव जो मोड होता है उसका जो मेन पर्पस क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करना। कि भाई आपको ये देखना है कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट कैसे काम कर रहा है और उसका रिजल्ट क्या आएगा। बट प्रोग्राम बनाने के लिए हम उसका यूज़ बिल्कुल नहीं करते दोस्तों। तो किसका यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट मोड का। तो थोड़ी सी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप इसका यूज़ कब करेंगे, जब आपको कोई टेस्टिंग करनी हो, या आप उसको कह सकते हो मुझे डीबगिंग करनी हो। ठीक है, डीबग करना हो, या फिर आप कोई एक्सपेरिमेंट करना हो किसी भी स्टेटमेंट पर। एक्सपेरी एक्सपेरिमेंट है ना। तो उसके लिए हम उसका यूज़ करते हैं। ओके। और जबकि इसका स्क्रिप्ट मोड, जिसको हम लोग फाइल मोड भी कहते हैं, इसका यूज़ कब करते हैं? जब हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना हो। क्या करना हो? प्रोग्राम बनाना हो, या जिसको क्लाइंट को डिलीवर करना है, तो प्रोग्राम बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इस मोड में आपने जो भी यहाँ पर लिखा है, जो भी पाइथन के कमांड लिखे हैं, वो सेव नहीं होते। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोग्राम, जो भी आपने यहाँ पर लिखा है प्रोग्राम या कमांड। ठीक है, कमांड नॉट सेव्ड। ठीक है, वो सेव नहीं होते। जबकि यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा हार्ड डिस्क में। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी प्रोग्राम आप लोग लिखेंगे, मल्टीपल लाइन जो लिखेंगे, वो क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी। ओके दोस्तों। अब इसी वजह से जनरली जो डेवलपर होता है वो स्क्रिप्ट मोड पर काम करता है या फिर फाइल मोड पर काम करता है। ओके। तो ये थे इनके मेन डिफरेंस। साथ ही साथ छोटे मोटे डिफरेंसेस और भी है, जैसे कि यहाँ पर आपको मोस्टली टाइम प्रिंट की जरूरत नहीं पड़ती, इस कमांड की जरूरत, प्रिंट कमांड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जबकि यहाँ आप बिना प्रिंट लिखे हुए पाइथन को नहीं बता सकते कि उसके साथ प्रिंट करना है या कुछ और करना है। तो यहाँ प्रिंट की रिक्वायरमेंट बहुत होती है दोस्तों, याद रखिएगा। साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि इंटरेक्टिव मोड के अंदर कि हमारे पास में जनरली हम लोग सिंगल लाइन या मल्टीपल लाइन लिखते हैं, डबल एंटर मारते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो प्रोग्राम बनाने के लिए ये मोड अप्रोप्रिएट इसी वजह से नहीं हो पाता। यहाँ आप प्रोग्राम को बनाएंगे, उसको सेव करेंगे .pyc से, क्योंकि यहाँ प्रोग्राम सेव नहीं होता, तो यहाँ पर किसी भी तरह की .py फाइल नहीं बनती। यहाँ पर .py फाइल बनेगी। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर pyc फाइल भी बना सकते हैं, वो हमारी डिपेंड करेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। फिर आगे उससे हम लोग कोई भी इंस्टॉलर बना सकते हैं, इंस्टॉलर फाइल है ना, जो exe फाइल जिसको आप लोग कहते हैं, .exe फाइल बना सकते हैं और क्लाइंट को डिलीवरी भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पर डिलीवरी भी कर सकते हो अपने सॉफ्टवेयर की किसी को, यहाँ पर ही काम नहीं होते। तो ये तो थे भाई इन दोनों मोड में क्या डिफरेंस थे। और अब चल के देखते हैं कि इस मोड में काम कैसे करना है। ओके। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने स्लाइड पर, और फिर बात करेंगे कि भाई किस तरह से काम होगा। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ सीरीज कर देता हूँ उसको। चलिए। तो दोस्तों, रनिंग फाइल विथ कमांड लाइन, मतलब आपको पहले फाइल बनानी है और कमांड लाइन के थ्रू आपको स्क्रिप्ट मोड में काम करना है। कहने का मतलब ये है। ओके। तो आप इसको यूँ समझ लीजिएगा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि भैया अपना जो ये स्क्रिप्ट मोड में काम करता है ना, स्क्रिप्ट मोड, आर थोड़ा सा छोटा हो गया, स्क्रिप्ट मोड में जो काम करते हैं, ओके, वो काम हम लोग करेंगे सीएमडी के साथ में। सीएमडी के साथ में मैं किस तरह से स्क्रिप्ट मोड काम में लूंगा। ओके। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक प्रोग्राम बनाना है, तो उसके लिए आपको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। तो दोस्तों, जनरली अगर आप विंडो इन्वायरमेंट में है या फिर लाइनक्स या फिर मैक ओएस पर है, तो आपके पास कोई ना कोई टेक्स्ट एडिटर जरूर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो हमारे पास अगर हम लोग विंडो इन्वायरमेंट है तो हमारे पास में नोटपैड सबसे अच्छा, सबसे सिंपल और हमेशा अपने सिस्टम में मिलता ही है अपन को। ठीक है। तो इसको ओपन करेंगे और वहाँ हम लोग पाइथन का प्रोग्राम लिख देंगे। ओके। अब वो प्रोग्राम लिखते समय मैं सिंगल लाइन भी लिख सकता हूँ और मल्टीपल लाइन भी लिख सकता हूँ। समझ गए ना। तो सिंगल या फिर मल्टीपल लाइन अलाउड है। करेक्ट है। और जब आप मल्टीपल लाइन लिखेंगे तो उस केस में आपको सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक एक लाइन में एक एक कमांड लिख रहे हैं तो पाइथन का। ओके। तब आपको कोई भी सेमीकोलन या टर्मिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये रिक्वायरमेंट तभी होती है जब आप सिंगल लाइन में मल्टीपल पाइथन की स्टेटमेंट लिखना चाहते हो, तभी आपको यहाँ पर सेमीकोलन की रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होती। और जनरली हम लोग ऐसा करते भी नहीं है। इससे क्या होता है, जब आप एक ही लाइन में मल्टीपल पाइथन के स्टेटमेंट लिखते हैं तो इससे क्या होता है, इससे आपकी रीडेबिलिटी, पढ़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। मतलब आपको खुद के समझ में नहीं आता कि क्या आपने कचरा कर दिया है।
ओके, तो उसके बचने के लिए हम लोग एक लाइन में एक कमांड लिखेंगे ताकि समझने में आसानी हो में। फिर हम लोग CMD ओपन करेंगे और वहाँ जाकर हमें एक कमांड देना पड़ेगा ये वाला। ओके, जैसे कि ये मेरी फाइल का नाम है और ये फाइल का नाम बनाकर हमें यहाँ पर कमांड देंगे तो ये मेरी फाइल क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी। चलिए एक बार इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं काम कैसे होता है। तो सबसे पहले नोटपैड खोलना है, तो नोटपैड कैसे खोलते हैं उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और ये मैं थोड़ा सा अपने स्क्रीन पर जो कंटेंट आ रहा है उसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है भाई, ताकि क्या वो आपको दिखेगा नहीं तो ये क्या दिखता रहता है हर बार। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ये काम कैसे होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग विंडो R दबाएंगे और यहाँ लिख देंगे नोटपैड। जैसे आप लिखेंगे तो आपका नोटपैड ओपन हो गया है दोस्तों। यहाँ आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर 3 लाइन लिखता हूँ जो कि मुझे सबसे अच्छी लगती है, प्रिंट आई लव इंडिया। ओके, प्रिंट लव, ठीक, एक लाइन में एक लिखना ताकि समझ में आसानी हो और कोई दोस्तों कोई बड़ा रीजन नहीं है। आई लव इंडिया, प्रिंट इंडिया, ओके, INDIA इंडिया। अब इस फाइल को हम लोग सेव करेंगे हार्ड डिस्क में। कहाँ सेव करेंगे, हार्ड डिस्क में। तो मैं चाहता हूँ कि इसको सेव थोड़ा सा प्रॉपरली मैनर में करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे भी दोस्तों मैं इसको Ctrl+S दबाकर सेव करता हूँ, आप Ctrl+S दबाकर सेव कर सकते हैं या फिर आपका ये जो फाइल लिखा आ रहा है ना इस पर जाकर आप सेव कर सकते हैं। तो अभी आपका प्रोग्राम कहाँ से होगा, अभी आपका ये जो प्रोग्राम है ये सेव होगा कि जो अपना कंप्यूटर है उसमें डॉक्यूमेंट नाम का एक फोल्डर है वहाँ जाकर सेव होगा। मुझे वहाँ नहीं करना है क्योंकि दोस्तों अगर आपने इस फाइल को बहुत अंदर के अंदर रखा है, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, तो फिर आपको CMD में काम करने में बड़ा इशू आएगा। क्यों आएगा इशू, ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो मैं इससे बचने के लिए यहाँ पर मैं C में चला जाता हूँ और C में एक फोल्डर बना लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहता है हमेशा, जिसको मैं कह देता हूँ पाइथन प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम। अभी आपको मैं बताऊंगा कि ये मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ या ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, उसका मैं आपको रीजन बता दूंगा। क्योंकि जब CMD पर जाएंगे तो आपको इस पर्टिकुलर फोल्डर पर पहुंचना पड़ेगा। ओके, और इस फोल्डर पर या इस फाइल पर पहुंचकर इसको हम लोग रन कर पाएंगे। नहीं तो अगर आपने फाइल बहुत ही अंदर रख दी तो आपको वहां तक अंदर तक जाना पड़ेगा जहां तक ये फाइल है। ओके, तो यहाँ पर हमने एक पाइथन फोल्डर नाम का पाइथन प्रोग्राम नाम का फोल्डर बनाया और उसमें अपना ये डाल देना है फाइल। तो फाइल का नाम यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं, जनरली मैं ये नाम रखता हूँ स्क्रिप्ट 1। ओके, डॉट इसके पीछे लगा देंगे PY। दोस्तों एक्सटेंशन लगाना मत भूले, क्योंकि नोटपैड में जब हम लोग किसी भी फाइल को बनाते हैं अगर मैं इसका एक्सटेंशन नहीं लगाता हूँ, खाली ये लिखता हूँ स्क्रिप्ट 1, तो इसका जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन है वो हो जाएगा .txt। अगर ये txt हो गया तो फिर मेरा जो पाइथन का सॉफ्टवेयर है इसको चलाने में बहुत से इशू क्रिएट करेगा। उससे बचने के लिए जब भी आप लोग नोटपैड के थ्रू कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो आप उसका एक्सटेंशन जरूर दीजिएगा, बताइएगा जरूर कि वो किस तरह से है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती होती है स्टूडेंट की। तो यहाँ पर हम लोग .py लिखेंगे और कुछ नहीं करना है, कोई ज़्यादा यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं लगानी है अपन को, सिर्फ फाइल बनानी है जिसमें पाइथन के कमांड डालने हैं, उसको सेव करना है। सेव करते समय उसको एक नाम देना है, नाम के आगे .py आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखते हो तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, ये मान के चलो, आप बिल्कुल नहीं चलने वाला, ठीक है, क्योंकि वो टेक्स्ट फाइल है। अब ये PY लिखूंगा तो ये मेरा कंप्यूटर समझ जाएगा कि ये पाइथन की फाइल है। आप समझ रहे हो मेरी बात, तभी पाइथन उसको चला पाएगा, जबकि इस फाइल का एक्सटेंशन क्या हो, PY हो। तो ये एक्सटेंशन की बड़ी यहाँ इशू रहता है। अगर आप 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको हैबिट पड़ जाएगी और बहुत काम आपका आसान हो जाएगा। तो फाइल मोड में या स्क्रिप्ट मोड में जो काम करते हैं सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ होती है बिगिनर से, वो इसी पॉइंट पर होती है, इसलिए मैं इसको बड़ा फोकस कर रहा हूँ। और साथ ही साथ फाइल का एक्सटेंशन भी ध्यान रखना है, प्लस उस फोल्डर को याद भी रखना है कि वो किस फोल्डर में रखी गई थी। अब आपने फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाकर इसके अंदर रख दिया तो आप खुद ही भूल जाओगे, क्योंकि मैं CMD के थ्रू एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर जाने में बड़ी मेहनत लगती है। ओके, और इस फाइल को चलाना है तो इस फाइल के फोल्डर तक पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो ये फाइल नहीं चल पाएगी। इसलिए जितना सिंपल हो उतना आप लोग काम करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि सर मैं कहाँ रखूँ, वैसा आप रख तो कहीं भी सकते हो लेकिन आपको याद करना पड़ता है दोस्तों। तो इससे बचने के लिए आप C के अंदर एक फोल्डर बना लीजिए, उसको जो आपको पसंद हो वो नाम दे दीजिए और उस फोल्डर में आप अपना काम कीजिए, ताकि अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पर काम कर रहे हैं तो आपके लिए काम बहुत ही ज़्यादा ईजी और सिंपल वे से हो। ठीक है, तो मैंने वही यहाँ पर ये सारा काम किया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। ओके, याद रखिएगा प्रोग्राम का नाम था script1.py और ये हमारे पास में C के अंदर एक फोल्डर है पाइथन प्रोग्राम, वहाँ पर मैंने इसको रखा है। चलिए अब इस फाइल की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ओके, ये फाइल बनकर हमने पाइथन का प्रोग्राम लिखकर उसको सेव कर दिया है।
अब जो सेकंड स्टेप है वो कह रहा है कि भाई ओपन सीएमडी, सीएमडी ओपन करो और फिर सीएमडी में आपको ये पर्टिकुलर पाइथन का जो कमांड है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लिख के देखते हैं। तो सब सीएमडी कैसे ओपन करते हैं, तो रन में जाएंगे, लिखेंगे सीएमडी और आपका सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ मैं जाकर लिखता हूँ पाइथन, अभी मैं गलती कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ वो गलती आप क्यों करते हो। आप खड़े कहाँ हो, आप खड़े हो सी के अंदर, यूजर के अंदर दीप जहांगीर जो मेरा नाम है वो एक फोल्डर बन जाता है उसका, और उसके अंदर जाके खड़े हो और वहां खड़े होकर आप बोल रहे हो कि भाई script1.py को चलाओ। तो ये कह रहा है कि भैया आप जिस फोल्डर में खड़े हो वहां पर script1 नाम से कोई फाइल है ही नहीं, तो मैं चलाऊंगा क्या। तो वो आपको एरर क्या देगा, पाइथन कह रहा है कि कांट ओपन दिस फाइल। ठीक है, वो कह रहा है आगे नो सच फाइल और डायरेक्टरी, वो कह रहा है भैया इस नाम की ना तो कोई फाइल है या कोई डायरेक्टरी, कुछ नहीं है, तो मैं इसे कैसे चलाऊं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि उसको आप जब कहीं रखें तो सोच समझ के रखें। और आपने कहा रखा था, आपने सी के अंदर एक बनाया था पाइथन प्रोग्राम, याद है ना। अभी मैं खड़ा हूँ सी के अंदर, यूजर के अंदर, दीप जहांगीर के अंदर, इतना अंदर खड़ा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलने के लिए हम लोग यूज करते हैं cd डॉट डॉट। ठीक है, तो मैं दीप जहांगीर नाम के फोल्डर से बाहर निकल गया हूँ, अब मैं यूजर नाम के फोल्डर में आ गया हूँ, इससे भी मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। तो cd डॉट डॉट क्या करता है, आपको एक डायरेक्टरी पीछे ले जाता है या फिर एक डायरेक्टरी से बाहर निकाल देता है। इस तरह से मैं अपने सी में आ गया हूँ। अब सी में आकर मुझे किस डायरेक्टरी में घुसना पड़ेगा, जहां पर मेरी फाइल पड़ी हुई है, वो है पाइथन प्रोग्राम नाम से। तो कैसे घुसते हैं, घुसने के लिए खाली लिखते हैं cd। cd की फुल फॉर्म होती है चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। तो अभी मैं सी वाले ड्राइव में हूँ, वहां पर भी मैं जाकर ये लिखता हूँ कमांड सेम, देखिएगा अभी भी एरर आएगी अगर मैं ये सेम लिखता हूँ। तो ये कहेगा भैया सी में तो है ही नहीं, तो जिस फोल्डर में रखी थी आपको उस फोल्डर में जाना पड़ेगा। यही इश्यू है दोस्तों, और वो बहुत अंदर रखने के बजाय मैंने सी में एक फोल्डर बना कर रखा है। तो लिखेंगे cd और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उस फोल्डर का नाम, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं दोस्तों, आप खाली पी लिखें और टैब दबा दें। क्या दबा दें, टैब। तो ये जितने भी फोल्डर होंगे पी नाम से सबके बारे में बताएगा, भाई ये तो नहीं था, प्रोग्राम फाइल भी नहीं था, प्रोग्राम फाइल भी नहीं था, प्रोग्राम डाटा भी नहीं था, हाँ ये मिल गया हमारा। तो आपको यहाँ पर फोल्डर का नाम अगर याद नहीं है, बस आपको उसका इनिशियल याद है, तो आप इसका इनिशियल लिखकर टैब दबाते रहिए। मैं अभी टैब ही दबा रहा था, देखो मैं टैब दबा रहा हूँ। तो टैब दबाने से पी नाम के जितने भी फोल्डर है वो आ जाएंगे। ओके, जैसे आपको अपना फोल्डर मिल जाता है तो आपको बस एंटर मारना है। ये देखिए एंटर। अभी आप किस फोल्डर में है, अभी आप उसी फोल्डर में है जिसमें आपकी फाइल पड़ी हुई है। तो फाइल जब पड़ी हुई उसका नाम है script1.py, उसको आपको रन करना है। तो रन करने के लिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पाइथन, ये पहले पाइथन बताना पड़ेगा कि पाइथन की फाइल है, तो पाइथन जो होगा यहाँ पर वो इनिशिएट हो जाएगा और वो हमारे इस फाइल को क्या करेगा, रन करेगा। तो पाइथन के बाद में हमें एक स्पेस देनी है, उसके बाद में अपने इस फाइल का नाम लिखना है script1.py और दबा देना है एंटर। एंटर दबाते ही हमारा जो सीएमडी है वो पाइथन के थ्रू उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा और एग्जीक्यूट होते ही आपको अपना आउटपुट दिखाई देगा, है ना। अब यहाँ पर क्या और ऑप्शन हो सकते हैं उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं कि हम लोग पाइथन पूरा लिखें, हम लोग खाली पाई लिख सकते हैं तो भी हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए मैंने पाई लिखा और हमारा काम हो गया। तो आप कहते हैं सर पाइथन और पाई में क्या फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जब py यूज़ कर रहे हैं आप ये वाला कमांड, तो आप इसके साथ में स्पेसिफिक वर्जन भी दे सकते हो। कैसे देते हैं, मैं यहाँ पर लिखूंगा पाइथन माइनस 3.9 वाला जो वर्जन है मेरा, उसके साथ में इस फाइल को चला जाए। मतलब मेरी पाइथन का जो 3.9 नाम का वर्जन है वो इस फाइल को चलाएगा। जैसे एंटर मारूंगा अभी भी मेरे पास काम रन हो गया। मान लेता हूं अगर मेरे पास में पाइथन के 2 वर्जन आ रहे हैं एक ही कंप्यूटर पर, अभी मेरे पास में नहीं है दोस्तों, मेरे पास में एरर आएगी क्योंकि मेरे पास में एक ही वर्जन है। मान लेते हैं अगर किसी के पास में 2 या 4 वर्जन है तो वो यहाँ पर वर्जन को चेंज कर सकता है और कह सकता है कि भैया पाइथन 2.2.0 के साथ में मैं इसको चलाना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं तो मुझे तो ये एरर दे देगा, अगर आपके पास होगा तो चल जाएगा दोस्तों। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो वो खुद कह रहा है कि भैया पाइथन 2.0 तो मिल ही नहीं रहा है ही नहीं किस सिस्टम में। तो वो कहेगा भैया वो तो मिल नहीं रहा है, आपके पास जो वर्जन है ठीक है वो है 3.9, तो आप उसका यूज़ कर लो। वो आपको सजेस्ट भी कर रहा है, बेचारा कितना पाइथन आप कितनी हेल्प करता है हमारी। आप लोग ये सिर्फ इसको पढ़ना सीख जाएं, आप इनकी जो एरर को पढ़ना सीख जाएं तो आधे से ज़्यादा प्रोग्राम तो ऐसे ही बन जाएंगे अपने। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि बस आप पढ़ते रहिए कि क्या ये दे रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है। वापस जब कभी भी गलत हो जाए प्रोग्राम तो उसे डरना नहीं, उसको पढ़िए क्या क्या रीज़न आ रहा है। तो क्योंकि मेरे कंप्यूटर पर दोस्तों 2.0 नाम का वर्जन नहीं था, मेरे पास केवल पाइथन का एक ही वर्जन है। अगर मेरे पास में 2 वर्जन होते या 3 वर्जन होते तो मैं वहाँ पर जाकर पर्टिकुलरली डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं किस वर्जन के साथ में अपना इस प्रोग्राम को चलाऊंगा। आई होप आपको ये क्लियर है ना। चलिए, तो अब
आपने ये देखा कि सर किस तरह से मैंने एक फाइल बनाई थी और फाइल बनाने के बाद में हमने किस तरह से वहाँ पर इसको रन किया। अब चल के देखते हैं कि फ़ोल्डर में वो फाइल बनी कि नहीं बनी, प्रैक्टिकली इसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है भाई? तो यहाँ से हम लोग फ़ोल्डर की तरफ मूवमेंट लेंगे और फ़ोल्डर से पूछेंगे भैया सी, ये सी है और सी के अंदर पाइथन प्रोग्राम ये रहा और ये है दोस्तों वो फाइल, है ना भाई? यही तो बनाई थी, इसको अगर आपको देखना है तो आप इस पर क्लिक मत कीजिएगा, डबल क्लिक मत कीजिएगा, नहीं तो ये चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी? इसका रीज़न मैं आने वाले टाइम पे बताने वाला हूँ, ठीक है? तो अगर आप इस फाइल में देखना चाहते हो कि इस फाइल में आपने क्या रखा था, तो आप इसको सीधा राइट क्लिक करें और ओपन विथ नोटपैड कर लें, ओपन विथ नोटपैड। ओके, तो आप देख सकते हो कि आपने फाइल में 3 ही आइटम लिखे थे, आपको याद है तो, हो ना? ओके, इस फाइल में अगर आपको कुछ और चेंजेस करना चाहे तो कर सकते हैं और चाहे तो उसको वापस बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रोग्राम तो बनाया नोटपैड में और उसको रन किया हमने कमांड प्रॉम्प्ट पर पाइथन की कमांड के थ्रू। और क्या कमांड हो सकते हैं और क्या ऑप्शन हो सकते हैं, उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों डिटेल में। ओके, अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग py फाइल बनाते हैं, पाइथन फाइल, जैसे कि यहाँ पर नाम दे दिया स्क्रिप्ट 1 और आगे ये लिखा पाइथन फाइल, ठीक है? तो जैसे ही मेरा पाइथन इसको रन करेगा तो पहले तो पाइथन इसकी बनाता है एक .pyc फाइल जिसको कहते हैं क्या कहते हैं भाई? हाँ, इसको कहते हैं बाइट कोड। क्या कहते हैं? बाइट कोड कहते हैं। तो ये जो बाइट कोड फाइल है वो हमें कहीं दिख नहीं रही है। कैसे देखें सर इसको? क्या मुझे हाँ यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा क्या? हाँ, ये जो क्वेश्चन है इसके हमें आंसर यहाँ पर देने हैं, ठीक है? तो जनरली दोस्तों जो .pyc फाइल होती है इस केस में आपकी वो बनी नहीं और .pyc फाइल तभी बनती है, बाइट कोड तभी बनता है जब हमारे पास में फाइल मोड हो। याद रखिए इंटरेक्टिव मोड में ये काम नहीं होगा। तो यहाँ काम कैसे हो रहा है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा डायग्राम पाते हैं और उसके बिहाइंड द स्क्रीन देखते हैं कि इसके पीछे की तरफ हमारा कंप्यूटर और पाइथन मिलकर कैसे इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और आ, हम अपने इस पर आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड पर। यहाँ पर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जैसे ही फाइल मोड में काम करते हैं हम लोग, ठीक है? फाइल मोड, इसको हम लोग स्क्रिप्ट मोड भी कहते हैं। अगर आप यहाँ पर काम करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक फाइल बनानी पड़ेगी जिसका एक्सटेंशन होगा .py। तो ये वो फाइल थी जिसका नाम आप लोग कुछ भी रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर नाम आप जो चाहे वो रखिएगा, खाली .py नहीं रखना है। मैं सिर्फ एक्सटेंशन लिखता हूँ ताकि आपको पता रहे कि आपको एक्सटेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट रखता है। नाम कोई भी ले लीजिए, वो आपकी जो इच्छा हो। यहाँ मुझे अंदर पाइथन के कुछ कमांड लिखे हुए हैं। ओके, फिर जैसे ही मेरा पाइथन जैसे ही मेरा पाइथन इसको चलाएगा, तो पाइथन जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया था ना, उसमें मेन चीज आपको जो मिलती है वो मिलती है पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन। क्या मिलती है? पाइथन वर्चुअल मशीन। ये क्या करती है? सबसे पहले इस फाइल को यहाँ से उठाती है और उस कोड, इसमें जो भी कोड लिखा हुआ ना, उसको पाइथन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करती है ताकि पाइथन इसको फटाफट चला ले। तो पाइथन कैसे चलाता है? पाइथन के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको कहते हैं पाइथन इंटरप्रेटर या पीवीएम, है ना? ये इसको कब चलाएगा? पहले तो ये ट्रांसलेट करेगा खुद के अकॉर्डिंग। आप यूँ समझ लीजिए कि भैया ये जो पीवीएम है इसको समझ में आती है हिंदी, समझ लेते हैं, इसको समझ में आती है हिंदी, और आपने .py के अंदर लिखा है चाइनीज। अब पीवीएम जो है वो चाइनीज तो समझ नहीं पा रहा है, तो वो उस फाइल को चलाएगा कैसे? तो जाहिर सी बात है कि जो आपकी चाइनीज वाली फाइल है उसको आप पहले तो कन्वर्ट कर दें हिंदी में, ताकि मेरा पीवीएम को जो हिंदी चाहिए उसको समझ में आ जाए। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू हो रहा है। पीवीएम को बेचारे को ये जो आपने यहाँ लिखा ना .py के अंदर, इसमें क्या लिखा हुआ है पीवीएम को कुछ पता नहीं है। तो पीवीएम सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करेगा अपनी ही भाषा में ताकि उसको कन्वर्ट कर सके। तो जैसे ट्रांसलेट करता है तो हमारे पास बन जाती है .pyc फाइल। क्या बन जाती है? .pyc फाइल बन जाती है। और ये जो pyc फाइल बनेगी उसमें ये जो लाइनें आपने यहाँ पर लिखी है उसी के इक्विवेलेंट यहाँ पर कोड लिखा है, और वो जो कोड लिखा है उसको हम लोग कहते हैं बाइट कोड। क्या कहते हैं? बाइट कोड। तो पीवीएम का सबसे पहला काम तो है कि इसको पहले बाइट कोड में बनाना। जैसे बाइट कोड में आएगा अब पीवीएम इस पर काम करना शुरू कर सकता है। फिर वो उसका क्या करेगा? एग्जीक्यूशन करेगा। क्या करेगा? एग्जीक्यूशन करेगा। तो दोस्तों फाइल मोड में हमने ये तो बना लिया, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहूंगा, ये तो हमने बना ली दोस्तों। अब रही बात कि सर ये फाइल कहाँ है? अगर ये पीवीएम ने फाइल बनाई है तो ये फाइल है कहाँ पर? तो दोस्तों इस फाइल को आप चाहें तो हार्ड डिस्क में स्टोर भी कर सकते हैं, और बाई डिफॉल्ट ये क्या होने वाला है, ये आपकी फाइल बनती जरूर है लेकिन ये बनती है रैम के अंदर, आपको दिखती नहीं है दोस्तों। रैम में बन जाएगी, और रैम में बनने के बाद में, क्योंकि रैम में क्यों बनती है भैया? कोई भी प्रोग्राम अगर सीपीयू को चलाना है, पाइथन को चलाना है, तो उसका रैम में आना जरूरी होता है। जब तक कोई भी प्रोग्राम रैम में नहीं होता तब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता।
तो जाहिर सी बात है कि ये वो जानता है पाइथन कि जब से प्रोग्राम को चलाना है तो उसको रैम में डालना जरूरी है, तो वो क्या करता है इस फाइल को सीधा रैम में बनाता है। रैम को हम लोग जनरली कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फिर सिंपल भाषा में मेमोरी भी कह सकता हूँ। तो मेमोरी में कुल मिलाकर आपकी ये फाइल बन चुकी है, और क्योंकि ये ऑलरेडी मेमोरी में थी तो हमारा पाइथन इसको इजीली क्या कर देगा, रन कर लेगा। आप समझ गए, इसलिए ये रन हो जाता है। आप कहते हो कि नहीं सर ये जो फाइल है मुझे ये सेव करनी है, ओके, ये मुझे फाइल अपने हार्ड डिस्क में सेव करनी है, फ्यूचर पे मैं इसको यूज करना चाहूंगा। ओके, मैं आपकी समस्या समझता हूँ, आपके दिल की बात समझ रहा हूँ। अब इसको बात करेंगे कि इसको हार्ड डिस्क में कैसे स्टोर करें। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो रैम में हो रही है और रैम में सारा काम हो जाता है, तो हमारा प्रोग्राम चल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो अब मैं आपको ये भी सिखा रहा हूँ क्योंकि बिहाइंड द स्क्रीन मुझे पता है कि क्या होता है, इसलिए मैंने आपको दोस्तों पढ़ाया था पहले, ताकि जब हम लोग प्रोग्राम बना रहे हो तो आप इसमें बहुत से ऑप्शन, बहुत से कंट्रोल मैं आपको दे सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हमारी ये फाइल है इसको हार्ड डिस्क में डालना है। ओके, तो ये किस तरह से डालते हैं, इसके लिए आपको जब पाइथन आप इंस्टॉल कर लोगे तो पाइथन में जाकर आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बताया तो था कि कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, पर मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाया नहीं था। क्यों नहीं सिखाया था, क्योंकि इसके लिए हमारे पास में और भी चीज़ें होती है कॉन्फ़िगरेशन में। ये सब चीज़ें आप तभी कीजिएगा जब आपको उनके पीछे का लॉजिक पता हो। तो पहले तो लॉजिक समझ लेते हैं। ओके, अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि बिना पाइथन को कॉन्फ़िगर किए हुए इसको हार्ड डिस्क में कैसे डालें .pyc फाइल को। हालांकि इसमें जो भी लिखा हुआ है वो आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है, प्रोग्रामर का कोई यूज का नहीं, वो सिर्फ हार्ड डिस्क में सेव किया गया है, ताकि पीवीएम जब नेक्स्ट टाइम इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो, जब पीवीएम को नेक्स्ट टाइम इसको चलाना पड़े प्रोग्राम को, तो वो इसी फाइल को चलाता है। वो ध्यान से देखिएगा, वो इसी फाइल को चलाता है। ओके, हाँ, जैसे आपने इस फाइल में कुछ चेंजेस करोगे तो फिर वापस इससे हमें ये वाली फाइल बनानी पड़ेगी। ओके, ये कौन बनाएगा, पीवीएम को बोलेंगे भैया पीएम तो बना दो, पीवीएम बना देगा उसको। तो कुल मिलाकर ये है कि ये जो फाइल अभी रैम में थी इसको अपन को हार्ड डिस्क में डालना है और काम करना है। ये काम कैसे होगा, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। ये ट्रिक बड़ी काम की है, बिना पाइथन को कॉन्फ़िगर किए हुए ये काम हम लोग कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमने अभी ये लिखा था कि जब भी आप पाइथन के प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा, आपको ये लिखना पड़ेगा पाइथन, सीएमडी में जाकर पाइथन, फिर अगर आप उस फाइल का नाम दे दीजिए जो भी आपकी स्क्रिप्ट। ओके, स्क्रिप्ट का था ना नाम, हाँ, script1.py। आप ऐसा लिखेंगे तो प्रोग्राम आपका खुद ब खुद ऑटोमेटिक आपकी .pyc फाइल बन जाएगी रैम के अंदर, याद रखिएगा रैम के अंदर, और हमारा पीवीएम जो है, ठीक है, वो इस फाइल को बना भी देगा और उसको एग्जीक्यूट भी कर देगा। ओके, ये काम अभी हो रहा था। अब इस कमांड के अंदर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ आपको एक चीज और मिल रही है, वो ये मिल रही है कि जब आप इस प्रोग्राम को चलाते हो तो आपको आउटपुट मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, आउटपुट मिलता है। और वो आउटपुट आपका सेव नहीं होता, क्योंकि वो आउटपुट भी कहाँ होता है, इसका जो भी आउटपुट आएगा दोस्तों प्रोग्राम का, वो भी कहाँ होता है, वो भी होता है रैम में। कहाँ होता है, तो ये फाइल भी रैम में पड़ी हुई है, या आउटपुट भी रैम में पड़ा हुआ है। जैसे ही प्रोग्राम आप बंद करोगे तो ये आउटपुट भी आपका चला जाएगा। तो मैं इस आउटपुट को भी सेव कर सकता हूँ दोस्तों, इस फाइल को भी सेव कर सकता हूँ बिना पाइथन को कॉन्फ़िगर किए हुए। तो चलिए ये काम कैसे करते हैं एक बार मैं आपको वापस समझाता हूँ। चलते हैं अपने अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर। ओके, और इस फाइल में चलाते हैं। तो मैंने ये फाइल चलाई थी, ओके, इसमें मैंने लिख दिया py.script.py। तो यहाँ जो आउटपुट आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर आई लव इंडिया, आप इसके थ्रू चला सकते हो। मैं इसको बंद करके मैं अपने आईडीएल के थ्रू चलाते हैं ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको तो मैं यहाँ बंद करूँगा। ओके, तो इसको हम लोग सिंपली यहाँ से क्रॉस मार के इसको बंद कर देते हैं। आइडियली पर चलते हैं हम अपने। आइडियली मैंने खोल के नहीं रखा है तो ठीक है, क्या बात होगी, नहीं खोल के रखा तो खोल देते हैं। ठीक है, खोलने के लिए बहुत आसान है। यहाँ पर जाकर आपको क्या लिखना है, IDLE। जैसे लिखेंगे आपके IDLE का ऑप्शन आ जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ जाकर भी कमांड लिख सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग वैसे भी काम कर रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट पर, तो वापस कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू इसको मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो अपने जाना है फोल्डर में, डॉट डॉट लगाया पीछे गया। अब मुझे आगे की तरफ बढ़ना है तो लिखूंगा पाइथन, और पाइथन प्रोग्राम ये रहे, और यहाँ लिखते हैं हम लोग पाइथन और इस फाइल का नाम script1.py। ओके दोस्तों, तो ये हमारा चल गया। और ये जो आउटपुट आपको दिख रहा है आई लव इंडिया, ठीक है, ये अभी रैम में पड़ा हुआ है, ये आउटपुट सेव नहीं हुआ है। तो जैसे ही आप ये कमांड प्रॉम्प्ट बंद कर दोगे तो आउटपुट भी चला जाएगा। आप चाहते हो कि सर जब ये प्रोग्राम चले उसका जो आउटपुट आ रहा है ये वाला आई लव इंडिया, और इस फाइल में तो ये पड़ा हुआ नहीं है। इस फाइल में आप देखिएगा, इस फाइल में क्या पड़ा हुआ है, तो इसको राइट क्लिक करके मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। इस फाइल में सिर्फ प्रोग्राम पड़ा हुआ है, आउटपुट नहीं है दोस्तों।
तो आप इसको नोटपैड में जाकर देखेंगे तो आपको देखो ये प्रोग्राम पड़ा हुआ है, आउटपुट नहीं है यहाँ पर। तो आउटपुट को कैसे स्टोर करें, हालांकि ये फैसिलिटी आपको अदर लैंग्वेज में नहीं मिलती, लेकिन पाइथन आपको ये फैसिलिटी दे रहा है ताकि आप प्रोग्राम और उसका आउटपुट आप दोनों ही हार्ड डिस्क में स्टोर कर सको परमानेंटली। कैसे करते हैं उसके लिए मैं आपको बहुत ही अल्टीमेट चीज़ पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कम लोग जानते हैं। और अगर ये चीज़ आपने इंटरव्यू में बोल दी फ्यूचर में जाकर, जब आपका इंटरव्यू होगा, 99% मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों, ये चीज़ें बहुत कम लोगों को पता होती है। अगर आप इंटरव्यू में ये चीज़ बोलते हो तो इंटरव्यूअर बहुत ज़्यादा आपसे खुश हो जाएगा। स्पेशली जो वहाँ पर काम करने वाले होंगे वो जानते हैं, अरे यार इसको तो सब कुछ पता है, ठीक है, बस यही तो इंप्रेस करना होता है। चलिए कैसे काम करते हैं, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे पाइथन और यहाँ मैं लिखूंगा अपने फाइल का नाम script1.py और आगे हम लोग लगाएंगे ये वाला सिंबल, ठीक है, ग्रेटर देन वाला सिंबल कहते हैं या फिर आप इसको कहते हैं राइट वाला। तो ये ग्रेटर देन वाला सिंबल जो कि अपन को एंटर के जस्ट नीचे मिल जाता है वो लगाएंगे और यहाँ पर मैं दे दूंगा उस फाइल का नाम जिसमें मुझे आउटपुट सेव करना है। तो मैंने जैसे दे दिया भाई आउटपुट 1.txt फाइल। हालांकि ये फाइल कहीं बनी नहीं है, खुद ब खुद बना देगा। तो ये कमांड कर क्या रहा है आपको पता होना चाहिए। देखो ये तो प्रोग्राम चलाता है, ये तो प्रोग्राम चलाएगा और ये जो एरो है ये प्रोग्राम का जो भी आउटपुट होगा, जो आपको यहाँ दिख रहा था जैसे आई लव इंडिया, ये वो इस फाइल में डाल देगा और उस फाइल को वहीं बना देगा जहां पर ये हमारा प्रोग्राम रखा गया था, मतलब सी के अंदर पाइथन फाइल के अंदर ये रखा गया था, वहां पर ये फाइल बना देगा। चला के देखें। चलिए, चलाने के लिए कुछ खास कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आप यहाँ पर आइए और एक प्यारा सा एंटर दबाइए। एंटर दबाएंगे तो आपको आउटपुट यहाँ नहीं मिला है, तो आउटपुट कहाँ डाल दिया आपने, फाइल में डाल दिया। चलिए ढूंढे उस फाइल को, चलते हैं हमारे पास में और ये ढूंढते इस फाइल को। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया ये हमारे पास में आउटपुट नाम की एक टेक्स्ट फाइल बन गई। इसको मैं ओपन करके देखता हूँ, ठीक है, ओपन विथ नोटपैड, और आप देखेंगे कि अपना आउटपुट यहाँ पर आ चुका है। आई होप आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये चीज़ें किसी को पता नहीं है। जो किसी को नहीं पता, अगर हमें पता होती तो थोड़ा सा अंदर से खुशी होती है। ये खुशी आप महसूस कीजिएगा और ऐसी टॉपिक पढ़िएगा जो कि बहुत रेयर कम लोगों को पता है। यहाँ से आपका नॉलेज दूसरों से सेपरेट होता है। ओके, तो ये हमने बना दी पूरी। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ ऑप्शन बताता हूँ, मैं इसको भी हटा देता हूँ कुछ टाइम के लिए, ठीक है। और कैसे ये फाइल बना सकता हूँ, मैं इसको डिलीट करना चाहूँगा। यहाँ से वापस चलते हैं अपने CMD के पास में और पूछते हैं भैया इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ दोस्तों, पाइथन हटाकर मैं खाली py बिट लिख दूँ ना, क्या फर्क पड़ता है। मैंने आपको बताया ना, पाइथन लिखिए py लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, एंटर मारते तो फिर भी हमारा प्रोग्राम बनेगा, हमारे फिर भी आउटपुट फाइल बनेगी जिसमें हमारा आउटपुट चला जाएगा। हालांकि जो नाम आपने दिया output.txt, ये नाम आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, लेकिन इसके पीछे .txt जरूर लिखेगा। ओके, चलिए, और अब आपने ये आउटपुट देखा यहाँ पर कि यार ये आउटपुट क्या आएगा, तो इसको हम लोग चला कर देखते हैं, ठीक है। तो हमें ये आउटपुट अपने मिल गया। और क्या ऑप्शन हो सकता है, तो मैं इस फाइल को अगेन डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एक ऑप्शन और बताता हूँ कि हम लोग और कैसे इस फाइल को बना सकते हैं। आपको लिखना है दोस्तों py स्पेस -3.9, अपना जो भी वर्जन है वो वाला। फिर इसके बाद में आपको फाइल का नाम लिखना पड़ेगा script1.py। ओके, फिर हमें आगे वाला जो ग्रेटर देन का सिंबल है तो वो लगाएंगे और फिर हमें फाइल का नाम लिखना पड़ेगा आउटपुट, ठीक है। मैं इसको आउटपुट 2 दे दूँ, क्या आउटपुट 2 देता हूँ, क्योंकि आउटपुट 1 पहले थी, चलो आउटपुट 1 नहीं दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, या 2 दे दो, जो आपको नया, अगर आपको लगता है ये वाला आउटपुट नए में चाहिए तो नया दे दो, पुराने वाले में चाहिए तो पुराने वाले का नाम लिख दो। फिर मैंने मारा एंटर। ओके, अब चलते हैं अपने फोल्डर की तरफ और यहाँ पर देखते हैं कि ये कैसे बनाए, ठीक है। ओके, और यहाँ जाकर इस फाइल को हम लोग ओपन भी करेंगे नोटपैड, और अभी भी आपके पास ये क्या बन गया है, पूरे का पूरा क्या बन गया है हमारे पास में, आउटपुट स्टोर हो गया है फाइल के अंदर, जो कि रैम में स्टोर होता था। ओके, यहाँ तक आई थिंक आपको पूरा क्लियर हुआ होगा ये कैसे रन होता है। चलिए कुछ और भी देखते हैं इसमें हमारे पास में और क्या अवेलेबल है, और हम लोग देखते हैं कि भी हमारे पास में और क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया दोस्तों, अभी तक हमने ये जो फाइल बनाई थी स्क्रिप्ट मोड के अंदर, इस फाइल का जो आउटपुट है इसको हमने हार्ड डिस्क में डालना स्टोर कर दिया, क्योंकि जनरली कहाँ जाता है, रैम में जाता है। तो मैं चाहता था कि हार्ड डिस्क में जाए, तो हमने इस तरह से इसको हार्ड डिस्क में रखना है। ओके, अब बात करेंगे कि ये जो pyc फाइल बनती है ये भी तो रैम में बनती है, इसको फिर कैसे हम लोग हार्ड डिस्क में डाले, है ना भाई, इसको भी हार्ड डिस्क में डाल देते हैं। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको किसी भी तरह की अपना जो पाइथन का जो होता है उसको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बता दे रहा हूँ, वो भी कैसे करते हैं। तो चलते हैं हमारी पीपीटी पर चल के देखते हैं कि ये वाला तो आपको क्लियर हो ही गया है कि ये हम लिख के पाइथन का प्रोग्राम चलाते हैं। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई अगर हमें आउटपुट को सेव करना है तो इस तरह से हम लोग ये कमांड देकर, चाहे आप पाइथन लिखे चाहे py लिखे,
ये कमांड देकर हम अपना क्या कर सकते हैं, पाइथन के अंदर अपना फाइल को सेव कर सकते हैं आउटपुट के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पर, उसके बाद बताता हूँ पीवाईसी फाइल कैसे स्टोर होती है। ठीक है, पहले ये टाइप का देख लेते हैं, ये टाइप करता क्या है। तो दोस्तों मैं आता हूँ अपने सिस्टम पर और यहाँ बात करता हूँ कि भाई मुझे वापस एक बार सीएमडी खोलना पड़ेगा। सीएमडी खोलेंगे और यहाँ पर मैं जाऊंगा अपनी फाइल की तरफ। तो मैं अपनी फाइल में निकल रहा हूँ और मैंने यहाँ पर गया और लिखा CD पाइथन, टैब लगानी है और आपको एंटर करना है। यहाँ हम लोग फाइल को कैसे चलाते हैं, पाइथन लिखना है और यहाँ लिखना है स्क्रिप्ट, जो भी फाइल का नाम है .py। तो आपकी स्पीड रन हो जाएगी, है ना। और अगर आपको किसी में आउटपुट में डालना हो तो आप इस तरह से लिखकर आउटपुट में भी डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों आपको सीएमडी के अंदर अपने प्रोग्राम को देखना है, आउटपुट को नहीं देखना। अभी देखो आपको आउटपुट मिल रहा है आई लव इंडिया, तो आपको अगर आउटपुट देखना है तब तो आप इसको रन कर दीजिए। अगर आपको कहते हैं मुझे प्रोग्राम को रन नहीं करना है, मुझे प्रोग्राम का कोड को देखना है सीएमडी के अंदर, बहुत अच्छा ऑप्शन बता रहा हूँ दोस्तों। मान लीजिए ऐसा नहीं कि बार बार आप लोग नोटपैड में जाएं, फिर खोल लें, फिर वापस यहाँ आए वहां करें, तो पाइथन आपको ये पूरी फैसिलिटी दे रहा है कि आप अपना प्रोग्राम यहीं पर देख सकते हो सीएमडी के अंदर। उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा टाइप, कमांड लिखना पड़ेगा, उसके आगे हमें अपना फाइल का नाम लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ TYP टाइप और स्क्रिप्ट का जो भी अपना फाइल का नाम लिखा था script1.py। तो जैसे मैं ये लिखता हूँ दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि मुझे आउटपुट नहीं मिला है, मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर जितने भी पाइथन के स्टेटमेंट लिखे थे वो सारे मुझे यहाँ पर मिल गए। आई होप आपको पता होगा कि कब मुझे पाइथन का प्रोग्राम रन करना है और कब मुझे पाइथन का प्रोग्राम देखना है। तो इसको देखने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसका नहीं कि इसको मिनिमाइज करो, फिर अपने सी ड्राइव में जाइए, अपने फोल्डर में जाइए, फिर फाइल को क्लिक करके नोट पर साथ देखें। आप इजीली यहाँ पर भी अपना सारा प्रोग्राम देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप चाहिए तो ये आपको पता है कि भैया ये मेरा लिखा हुआ है प्रोग्राम और मुझे अगर इसको रन करके देखना है तो आप उसको रन करके देखिए। तो यही आपका प्रोग्राम आपको दिखाई दे रहा है और वहीं उसका आउटपुट दिखाई दे रहा है। इससे बहुत ही अच्छे प्रोग्राम हम लोग डिजाइन कर सकते हैं कि क्या लिखा हुआ था और क्या हमें चाहिए। तो ये भी बहुत अच्छा कमांड है दोस्तों, बहुत ही रेयर लोगों को पता होता है। आपको इसलिए बता रहा हूं मैं ताकि आप हर तरह से कंफर्टेबल हो जाए, आप एक अच्छे डेवलपर बने। सिर्फ पाइथन सीखना ही काफी नहीं है दोस्तों, पाइथन में काम करने के लिए एक डेवलपर की अप्रोच भी होना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि पीवाईसी जो फाइल है जिसको हम लोग कहते हैं बाइट कोड, वो कैसे बनाए। हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग यहाँ पर अपना काम करते हैं तो एक पाइथन की फाइल बनाते हैं, फिर सारा खेल हम लोग छोड़ देते हैं किसके लिए, इसके लिए PYM पाइथन वर्चुअल मशीन के लिए छोड़ देते हैं। तो पाइथन वर्चुअल मशीन क्या करेगा, सबसे पहले इस फाइल से एक नई फाइल बनाएगा जिसको नाम देता है वो .pyc और इसमें वो लिखता है बाइट कोड। ठीक है, मतलब एक ऐसा कोड लिखेगा जो इसमें जो आपने लाइन लिखी ना उसी का इस फॉर्म में लिखेगा ताकि पीपी में उसको क्या कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। हाँ है ना। तो जनरली ये फाइल आपकी कहाँ बनती है, रैम में बनती है। कहाँ बनती है, रैम में। और जैसे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है तो इसके बाद इस फाइल को वो हटा देता है। अब दोस्तों अगर आपको इस फाइल को सेव करना है तो कैसे करें, इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए इंपोर्ट। तो आज हम लोग सीख रहे हैं इंपोर्ट और रीलोड का क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास में फाइल के साथ में। तो ये जो फाइल स्क्रिप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि भैया स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं, फाइल बनाते कैसे काम करते हैं, उसके अंदर एक और ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ इंपोर्ट का। ठीक है, ये काम कैसे करता है इसके लिए मैं दिखाता हूँ कि भाई अपना फाइल कहाँ पर है। तो ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको मुझे फाइल दिख रही है और वो जो आउटपुट अभी हमने निकाला था ना वो भी दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें .pyc फाइल नहीं मिल रही। ओके, अभी तक हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि यहाँ पर वो हमें pyc फाइल मिल जाए। ओके, तो कैसे लानी है तो मैंने आपको पहले एक जगह दिखा दी, अब मैं लाके दिखाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए चलेंगे हम लोग अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर। ओके, और यहाँ लिखेंगे पाइथन ताकि हमारा पाइथन का जो इंटरेक्टिव मोड है वो ऑन हो जाए। तो देखिए इंटरेक्टिव मोड ऑन हो गया। फिर हमें लिखना है इंपोर्ट और अपनी फाइल का नाम जिसके अंदर पाइथन का कोड है। .py लिखने की जरूरत नहीं है और नहीं लिखेंगे हम लोग। और मैं एंटर मारता हूं तो आपने देखा कि उसने आउटपुट तो दे दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका आउटपुट आ गया और साथ ही साथ यहाँ पर एक फोल्डर बन गया है py कैश। और इसी फोल्डर में दोस्तों आपको वो अपनी फाइल मिल जाएगी ना। कल मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि भाई अपने पास में जब भी pyc फाइल बनती है तो वो एक पर्टिकुलर फोल्डर बनेगा जिसका नाम फिक्स होता है दोस्तों। ये फिक्स नहीं कि भाई ये नहीं कि मेरे कंप्यूटर से बनता है, ये ऑलरेडी फिक्स है और ये नाम मैंने कहीं नहीं दिया इस फोल्डर का नाम। तो आप इस फोल्डर का नाम याद रख लें, इसका नाम होता है _py_cache_। ओके, इस फोल्डर के अंदर वो आपका अपनी जो भी फाइल का नाम होगा वो रखेगा स्क्रिप्ट और साथ में बता देगा कि कौन सा पाइथन का वेरिएंट आप लोग काम में ले रहे हैं। तो मैं वेरिएंट का काम में ले रहा हूँ यहाँ पर सी पाइथन काम में ले रहा हूँ दोस्तों, जो कि स्टैंडर्ड पाइथन होती है। ठीक है,
और उसका वर्जन भी लिख रहा है 3.9, मतलब 3.9 को ये कैसे लिखेगा, 3.9 लिख देगा। तो 3.9 का मतलब है 3.9 वाला वर्जन है। सी पाइथन हमारे पास में यहाँ पर जो है उसका वेरिएंट हम लोग काम ले रहे हैं, और हमारे स्क्रिप्ट की किस फाइल का ये बनाया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लिखा आएगा ये .pyc फाइल है, और मैं इसको दिखाता हूँ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाइल पाइथन फाइल। ओके दोस्तों, तो ये वो ट्रिक थी जिसके थ्रू आप प्रोग्राम को ना केवल रन कर रहे हैं, बल्कि आप उसका जो बाइट कोड है उसको आप हार्ड डिस्क में सेव कर रहे हैं। दोस्तों अगर बिना हार्ड डिस्क में सेव करने के रखना है तो आपको जानते हो कि पाइथन कमांड क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। चलिए मैं आपको यहाँ पर सारा क्लियर कर देता हूँ, या मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम आएंगे और हम लोग कहेंगे कि अगर आपके पास में कोई फाइल है .py जिसमें पाइथन के स्क्रिप्ट लिखे, अब आपके ऊपर है कि आप इससे जो फाइल बनेगी .pyc है ना, कंपाइल पाइथन फाइल, इसको जनरली ये बनती है रैम में, बनने की जरूरत फिर इसका एग्जीक्यूशन होता है। अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि इसको रैम में बनाना है तो आपको कुछ मत करिए, आप बस अपने पाइथन में लिखिएगा पाइथन और आपका फाइल का नाम लिखकर उसको रन कर दीजिएगा, बात खत्म। तो स्क्रिप्ट 1.py ये आपका प्रोग्राम रन भी कर देगा, और आपकी ये जो pyc फाइल है इसको रैम में बनेगी, और इसके बाद में हमें इसको नहीं चाहिए। आप कहते हो नहीं सर मुझे तो ये pyc फाइल देखनी है, कंफर्म करना है कि pym जो हमारा पाइथन वर्चुअल मशीन है वो उसको बनाता है। ओके, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि आपको रन कैसे करना है। रन करने के लिए आपको ऑप्शन यूज करना है इंपोर्ट। क्या करना है, इंपोर्ट। इंपोर्ट लिखकर अपनी फाइल का नाम हम लोग लिख देंगे। ओके, तो यहां से प्रोग्राम रन भी होगा और साथ में जो .pyc फाइल है, ठीक है, बनेगा तो सेम डायग्राम। pyc जो फाइल है वो रैम में भी जाएगी और हार्ड डिस्क में भी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। फिर इसके बाद में मेरा जो pvm है उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो यहाँ पर ये दो जगह जाएगी, रैम में तो वैसे जाएगी क्योंकि रैम में जाए बिना तो चलेगी नहीं, तो रैम में तो जाएगी, और साथ में हार्ड डिस्क में भी चली जाएगी। और आप चाहें तो इस फाइल को खोल के देख सकते हैं। तो इसको मैं खोल के दिखाता हूँ। हालांकि इसको खोल कर आप कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट किया गया है पाइथन के अकॉर्डिंग। तो ये कैसे दिखती है, इसको कैसे खोलेंगे, इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, यहाँ आकर इस पर राइट क्लिक कर इसको ओपन विथ नोटपैड करके देखेंगे। मैं आपसे गारंटी लेता हूँ आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ये देखिए, तो ये है दोस्तों पाइथन की असली भाषा। ठीक है, इस तरह से पाइथन इस प्रोग्राम को पढ़ता है। ये है बाइट कोड हमारे। आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इसको दिमाग लगाना भी नहीं और अपना काम का भी नहीं, ना तो हम लोग उसको बनाएंगे बाई हैंड, और हमारा जो पीवीसी उसको बनाएगा उसको काम भी ले लेगा। ठीक है, बट मैंने आपको ये बता दिया कि इस फाइल को अगर सेव करना है तो कैसे करें। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे काम होगा। चलिए हम लोग आगे और पढ़ते हैं। यहाँ मेरे पास दोस्तों एक और ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये जो इंपोर्ट है इसको यूज कैसे करें। ठीक है, ध्यान से सुनिए। और इसमें क्या हो सकता है, तो हम लोग चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर। ओके, फिर मैं इसको वापस लिखता हूँ इंपोर्ट। अब मैं इस पर क्या करता हूँ, ये फाइल को हटा देता हूँ, और तो मैं दोनों से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसको हटाया मैंने, डिलीट। ओके, ये देखो कंप्लीटली डिलीट हो गई। अब वापस से आएंगे। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वापस इंपोर्ट स्क्रिप्ट, तो दोस्तों इस बार ये नहीं बनाएगा। मतलब इंपोर्ट जो है वो केवल एक बार ही बनाता है हमारी पीवाईसी फाइल को, फिर दोबारा नहीं बनाता। ओके, तो अब आप कह रहे हो सर मैं इंपोर्ट स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि इंपोर्ट स्टेटमेंट एक बार ही फाइल को रीड करता है, उससे एक बार ही .pyc बनाता है फिर छोड़ देता है। अगर वो आपने डिलीट कर दी तो ये दोबारा लिखने पर दोबारा नहीं बनाएगा। आप कहेंगे सर ये क्या करें, अब क्या करें, अगर मुझे मान लीजिए गलती से मेरी वो जो फोल्डर था वो डिलीट हो गया है, या फिर मैंने जानबूझ के डिलीट कर दिया है, तो मुझे वापस इंपोर्ट से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भाई इंपोर्ट भाई मेरे लिए वापस .pyc फाइल को क्रिएट कर। तो ये एक बार चलता है, दोबारा चलता नहीं है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं इसको बहुत बार लिख रहा हूँ फिर भी ये क्रिएट नहीं कर रहा। ओके, तो क्या करें कि ये दोबारा जब मैं इसको लिखूं तो दोबारा ये फाइल को बना दें। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। एक बार मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, बंद करने के लिए Ctrl Z लिखेंगे, हम अपने प्रोग्राम आ गए ना। वापस लिखेंगे अपना वही कि पहले तो हम लोग जाएंगे पाइथन के अंदर और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे इंपोर्ट स्क्रिप्ट। तो आपने इसको बनाया, अब ये चल गया। इसका मतलब एक बार आपको इस वाले स्क्रिप्ट से बाहर आना पड़ेगा। ओके, पाइथन की जो इंटरेक्टिव सेल है ना, उससे बाहर निकलकर दोबारा लिखना पड़ेगा, तब ये डाटा बनेगी। आपको तो सर यूँ तो बहुत टाइम लगेगा, भाई अंदर घुसे, इंपोर्ट लिखा, यहाँ से मैंने इसको मान लो कि डिलीट भी कर दिया सपोज करो। ओके, और यहाँ पर मैं वापस आता हूँ, ये डिलीट हो गया कंप्लीट। अब मैं दोबारा लिखता हूँ, तो सर जब तक ये मोड खत्म नहीं होगा पाइथन का तब तक ये दोबारा नहीं बनाएगा।
तो सर क्या कोई और तरीका है कि इस इंटरेक्टिव मोड को खत्म किए बिना ओके हम अपने स्क्रिप्ट को दोबारा से जो .pyc फाइल उसको बना लें? यस दोस्तों, आपको मैं एक और ऑप्शन बताता हूँ यहाँ पर किस तरह से pyc फाइल बना सकते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या है वो ऑप्शन। यहाँ देखेंगे, यहाँ हमें आप कहते हो जैसे जो भी स्क्रिप्ट है हमारी उसको बिना एग्जिट किए हुए आप इस कोड को लिख कर क्या कर सकते हो, इस कोड को लिखकर आप लोग दोबारा pyc फाइल बना सकते हो इंटरेक्टिव मोड को बंद किए बिना। क्योंकि एक बार इंटरेक्टिव मोड बंद हो गया है तो उसके बाद में प्रोग्राम का पूरा आउटपुट चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर काम कैसे करेंगे? यहाँ काम करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा फ्रॉम इन IMP फ्रॉम रीलोड। तो रीलोड एक मेथड है जिसका हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर मैंने देखो वापस दोबारा हूँ, बिल्कुल नहीं आ रहा, मैं आपको ये फोल्डर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा, तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये कुछ नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्रॉम IMP इंपोर्ट रीलोड। क्या लिखेंगे? इंपोर्ट रीलोड। ओके, फिर ये दे दिया एरर। ये कह रहा है कि भैया अभी तक आपने जो कमांड लिखा वो पूरा नहीं लिखा है। तो पूरा कमांड होता है फ्रॉम IMP इंपोर्ट रीलोड और फिर रीलोड को आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे काम करते हैं इसके लिए मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ। चलिए वापस जाते हैं CMD के अंदर और इसको बोलते भैया पाइथन। पहले अपने फोल्डर में पहुंच जाते हैं हम लोग। ओके, CD पाइथन यहाँ पहुंच गए। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये स्टार्ट करना है, फिर हमें लिखना है इंपोर्ट। ओके, और इंपोर्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर फाइल का नाम था स्क्रिप्ट, है ना, दिमाग से निकल जाता है। तो ये हो गया स्क्रिप्ट। अब मैं दोबारा इंपोर्ट लिख रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है। इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर इंपोर्ट या फ्रॉम IMP इंपोर्ट रीलोड। ओके, तो जैसे हम लोग ये लिखेंगे दोस्तों तो हमारे पास ये वार्निंग आ रही है कि भैया ये जो तरीका है ये डेप्रिसिएटिंग हो गया है, मतलब अब इसको कोई यूज नहीं करता। हालांकि इसको यूज नहीं करना आपको, फिर भी मैं अगर आपको बता देता हूँ, तो यहाँ लिखेंगे रीलोड और रीलोड के अंदर क्या लिख देंगे? अपनी फाइल का नाम script1। ओके, तो ये दोबारा चल गई दोस्तों और आप यहाँ पे जाकर देख सकते हो कि ये दोबारा बन जाएगा। इसका मतलब है कि जितनी बार हम अपने प्रोग्राम में चेंजेस करेंगे तो इसको रीलोड करना पड़ेगा। आप समझिए रीलोड का मतलब क्या होता है, क्योंकि एक बार pyc बन गई उसके बाद में उसके अंदर कुछ भी एडिशन नहीं होता। अगर आप प्रोग्राम चेंज करते हो उसके बाद आप क्या कर दो? रीलोड कर दो। तो रीलोड करने पर यहाँ पर फोर्स कर रहे हैं कि भैया .pyc फाइल दोबारा बन जाता हो। ओके, तो यही सारा खेल दोस्तों। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसका यूज आजकल हम लोग नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। ये बार बार हमें वार्निंग देगा कि भैया ये डेप्रिशिएट कर देंगे, लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन होता है। हमारी जिम्मेदारी है कि आपको सब कुछ बताएं। ओके, फिर आप अपना जो भी लॉजिक बनाना चाहे आप बना सकते हैं। आपको ये भी पता हो कि भाई क्या पहले था अभी क्या हो रहा है, सब कुछ पता होना चाहिए दोस्तों, तभी एक अच्छा डेवलपर बन सकता है। तो यहाँ से हम इसको बंद करते हैं और हमने ये भी सीख लिया। चलते हैं हम अपने आगे और देखते हैं कि और हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो यहाँ हम लोग एक और तरीका बता रहे हैं कि अगर आपने कोई फाइल बनाई है, ओके, पाइथन की कोई फाइल बनाई है, आप फाइल मोड में काम कर रहे हैं, आप स्क्रिप्ट मोड में काम कर रहे हैं, तो इसको रन करने का एक और ऑप्शन हमारे पास में है, वो है यूजिंग दिस कमांड। तो ये जो मैंने कमांड लिखा है आप इसका यूज कर सकते हैं। तो कमांड बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ओपन काम करता है, ओपन इस फाइल को ओपन करता है। ठीक है, ये फाइल ओपन हो गई। फिर रीड इसको बताता है कि इस फाइल को रीड करना है, तो वो उसका रीड मोड फिक्स कर देता है कि भैया इस फाइल को रीड में ओपन करना है। और रीड में करने के बाद में .exe इसको एग्जीक्यूट करता है, इसको रीड करना एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो ये कमांड आप लोग वहां लिखेंगे और आपका पाइथन की जो फाइल है वो भी क्या हो जाएगी? एग्जीक्यूट हो जाएगी। चलिए दिखाते हैं कैसे होगा ये काम। तो हम लोग यहाँ आते हैं और यहाँ लिखते हैं पाइथन। ओके, यहाँ लिखेंगे .exe। ओके, जिसमें आपको दिखाता भी रहता हूँ ये क्या लिखा है यहाँ पर। ओके, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देते हैं ताकि आपको ये दिखता रहे कमांड। ओके, यहाँ देखिएगा। फिर अंदर हमें लिखना है ओपन और अंदर फाइल का नाम हम लिख देंगे script1.py और आगे इसके लगा देंगे कॉलन। इसको आप सेमी कॉलन मतलब जो कोर्स होते हैं वो लगा रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में हमें लिखना पड़ेगा .read। ओके, चलिए अब देख रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम फिर एग्जीक्यूट हो गया है दोस्तों। तो मैंने कमांड लाइन के थ्रू प्रोग्राम को अलग अलग तरीके से रन किया है। एक तो हमने रन किया है पाइथन कमांड से, एक हमने रन किया है py कमांड से, एक हमने रन किया है इंपोर्ट से।
ठीक है, एक हमने रन किया है, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो हमने फाइल में भेजा था। फिर एक बार हमने फिर इसको रन किया है .exe से। तो दोस्तों एक ही CMD पर हम लोग बहुत सारे कमांड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी होता है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। आई थिंक आपको सारे पॉसिबल मैंने बता दिए, इसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं है दोस्तों। आपको ये चीजें जनरली आपको बुक में नहीं मिलती है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के साथ हम लोग सीखते हैं दोस्तों। तो आप इसको थोड़ा सा देखिएगा, और आपको ऐसा नहीं कि एक प्रोग्राम आप हर तरीके से सोल्व करें, लेकिन जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो उस ऑप्शन को समझे कि सर मुझे ये वाला ऑप्शन समझ में आ रहा है, इससे मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट ये है। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा फाइल को या फिर हमारे जो स्क्रिप्ट वाले मोड को यूज करने का तरीका यूजिंग CMD। अब CMD के अलावा भी हमारे पास एक और तरीका है, ये सब CMD के अंदर था दोस्तों, ठीक है। CMD के साथ हमारे पास एक और तरीका है जिसके थ्रू हम लोग अपने फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, वहां पाइथन का प्रोग्राम लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट मोड में काम कर सकते हैं। वो है यूजिंग IDLE। चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। तो अब हमें ये नहीं चाहिए, इसको हम लोग क्विट करते हैं यहाँ से। तो अब हम लोग CMD में आ गए हैं, हमने पाइथन से बाहर निकल गए हैं CMD में, और CMD से बाहर निकल के हम लोग लिखना पड़ता है एग्जिट। ये मेरा CMD खत्म, ओके। और अब मुझे इस फोल्डर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ ताकि जगह थोड़ी सी कम हो जाए ना। ओके, एक और यहाँ पर रखा हुआ है, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। ओके, ये वाला। तो चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास में क्या ऑप्शन है। तो दोस्तों यहाँ बात करेंगे कि CMD के थ्रू तो हमने सारा सीख लिया, मैं आपको सारा सिखा भी देता हूँ, वापस देखिएगा। शुरुआत करी थी दोस्तों हमने यहाँ से कि हमारे पास जो स्क्रिप्ट मोड है उसको रन करने के दो सिस्टम है। हम CMD के थ्रू भी स्क्रिप्ट मोड में काम कर सकते हैं और IDE के भी थ्रू भी काम कर सकते हैं। तो CMD में काम करने के लिए मैंने आपको बताया था कि भैया आप CMD को ओपन करें, फिर अपना प्रोग्राम लिखे पाइथन की, मतलब नोटपैड के अंदर पाइथन का प्रोग्राम लिखेंगे, फिर उसको इस पर्टिकुलर कमांड से करेंगे। तो ये कमांड आपको समझ में आ गया। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आपको आउटपुट को सेव करना है तो हम लोग ये कमांड यूज करेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि आपको प्रोग्राम ही देखना है, आउटपुट नहीं देखना है, प्रोग्राम ही देखना है, तो आप ये वाला यूज करेंगे। फिर साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि आपको अगर उसकी कंपाइल्ड फाइल देखनी है पाइथन की, तो आप लोग इंपोर्ट का या फिर फ्रॉम इंपोर्ट का यूज कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि एक और तरीका है हमारे पास में CMD को यूज करते हुए अपने स्क्रिप्ट मोड की फाइल को चलाने के लिए। तो इतने सारे तरीके के बाद अब हम लोग दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे, वो है यूजिंग IDLE। तो यूजिंग IDLE मतलब कोई भी ID हो, तो ये भी एक ID है, इसको थ्रू कर मैं बना रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई भी ID है पाइथन की, जैसे पाइचार्म हो गया, स्पाइडर हो गया, एनाकोंडा हो गया, उसके थ्रू भी आप लोग अपना कोई भी काम कर सकते हैं। तो सारी ID समझाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि ID बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो उसमें से जो सबसे कॉमन और जो सबसे पहली ID होती है वो होती है IDLE। इस पर हम लोग कैसे स्क्रिप्ट मोड पर काम करेंगे, इसको हम लोग सीख लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने विंडो पर टाइप करना पड़ेगा, पहले तो हमें खोलना पड़ेगा IDLE। तो लिखेंगे IDLE, लिखने के बाद में हमारे पास में ये IDLE जो कि पाइथन के साथ ही आया था, ये ओपन हो जाएगा। ओके, ये ओपन हो गया है ना भाई। इसको मैं फुल मैक्सिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पर खड़े होकर हम अपना प्रोग्राम कैसे बनाएंगे ये हमें देखना है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे फाइल में, कहाँ जाएंगे दोस्तों, फाइल में, और क्रिएट करेंगे न्यू फाइल। तो ये आपकी एक फाइल खुल गई है। यहाँ पर फायदा क्या है, नोटपैड में तो आपको .py लिखाना पड़ता है, लेकिन यहाँ आपको py लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑटोमेटिक, क्योंकि ये पाइथन के सॉफ्टवेयर ये जानता है कि आप जो भी लिखने वाले वो पाइथन की रिगार्डिंग लिखने वाले, तो इसके यहाँ पर जब काम करते हैं तो आपको एक्सटेंशन की फिक्र लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो मैं वापस वही लिखता हूँ, प्रिंट, और यहाँ हम लोग लिखेंगे आई। इस लाइन को मैं कॉपी कर सकता हूँ। देखो ID में बहुत फायदे मिलते हैं, कलर आपको मिल जाते हैं, कॉपी पेस्ट के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं ना, और भी बहुत सी चीजें हैं, वो धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूंगा कि इसके कितने फायदे हैं ID को यूज करने के। CMD में तो कमांड होते हैं, सारे याद रखने पड़ते हैं बेटा, यहाँ पर ये दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंडिया, आई लव इंडिया। अब मैं इसको कंट्रोल से सेव कर रहा हूँ। सेव करते समय ये हमसे पूछेगा कि कहाँ सेव करना है। तो दोस्तों ये जो लोकेशन आती है, ये आती है पाइथन की जो इंस्टॉलेशन होगा उसकी लोकेशन। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप अपने प्रोग्राम इस वाले फोल्डर में मत स्टोर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी फाइलें होती है ऑलरेडी, हाँ है ना, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपकी जो फाइल आप जो बना रहे हो उसका नाम और इसमें से किसी एक का नाम अगर सेम हो गया, तो आपकी फाइल पाइथन की फाइल क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी, पाइथन के सॉफ्टवेयर को रिप्लेस कर देगी। और अगर एक बार भी पाइथन के सॉफ्टवेयर में से कोई भी फाइल मिसिंग हो गई, तो फिर आपका पूरा का पूरा जो पाइथन जो आपने इंस्टॉल किया था वो पूरा करप्ट हो जाएगा। इससे बचने के लिए हमेशा हम लोग ये प्रीफर करेंगे कि आपको अगर कभी भी फाइल बनानी है
तो आप यहाँ मत बनाइए, इसके अलावा जहां आपका मन करे वहां बना लीजिए। ओके, तो जनरली मैंने वो चूज किया था कि सी के अंदर अपने रखा हुआ है। हाँ जी भैया, हाँ ये पाइथन को यहाँ बनाना है, यहाँ लिख लेंगे, उसको मैं नाम देता हूँ स्क्रिप्ट 2। बस अब आपको यहाँ पर एक्सटेंशन लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो लिख दीजिए चाहे तो छोड़ दीजिए, लेकिन नोटपैड में काम करेंगे तब आपको एक्सटेंशन लिखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि वहां अगर आपने एक्सटेंशन छोड़ा तो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है txt, और यहाँ छोड़ेंगे तो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होगा, ये नीचे देखो लिखा हुआ ऑलरेडी पाइथन फाइल। ठीक है, ये आपको इतना सा करना है। इस तरह से आपकी वो फाइल बन जाएगी। मैं आपको उस फोल्डर को भी दिखा देता हूँ कि वो फोल्डर कहाँ है मेरे पास में। ओके, एक बार से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा मुझे। ओके, और यहाँ हम लोग आते हैं अपने, इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ यहाँ से, मैं इस फोल्डर को भी दिखाता रहता हूँ आपको। ये रहा मेरा फोल्डर जहाँ मैंने फाइलें बनाई थी। एक तो दिखता बड़ा कम है आजकल। ओके, ये रहा स्क्रिप्ट 2। ठीक है, ये स्क्रिप्ट बन गया, तो मैं इस पर तो काम कर चुका हूँ, तो इसको मैं हटा देता हूँ, शिफ्ट डिलीट। तो ये परमानेंट डिलीट के लिए बोल रहा दबा दूँ, ये आपने कहा और मैंने दबा दिया। अब ये जो फाइल है ये हमने बनाई है। ओके, नाउ ये रही वो फाइल। अब इसमें काम कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। ये वो हमारा तो पाइथन का सॉफ्टवेयर आइडियली, और ये वो फाइल, तो इसके पीछे की तरफ वो चुप गया। आपको बार बार यहाँ से स्विच करना पड़ेगा ऑल्ट के साथ टैब दबाते हुए। तो मैं जब चाहे स्विच कर सकता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम तो ये लिखा हुआ है लेकिन रन ये यहाँ पर होगा। आपको कैसे बार बार मुझे स्विच करना पड़ेगा, विंडो ये विंडो है व्यू दिखानी पड़ेगी ना, इसके लिए होता है ऑल्ट के साथ टैब दबाए। जब आप ऑल्ट के साथ टैब दबाएंगे तो आपके पास में सारे के सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अब आप यहाँ पर टैब को, ऑल्ट को छोड़ना नहीं है, ऑल्ट को दबा कर रखना है, और एक एक टैब पर आप दबाएंगे तो आप जिस पर चाहे वो जा सकते हैं। इससे अच्छा एक तरीका बताता हूँ कि आप यूं करें कि एक तरफ तो खोल दे पाइथन आइडियली, एक तरफ खोल दे अपनी फाइल। कैसे करते हैं, देखो ये खुला हुआ है पाइथन आइडियली, तो इस पर मैं विंडो बटन दबा के रखूंगा और राइट एरो दबाऊंगा, विंडो बटन के साथ राइट एरो, तो ये पूरा यहाँ पर खिसक गया। उसी तरह से वापस इस फाइल पाऊंगा, इसको मैं विंडो के साथ में लेफ्ट एरो दबा दूंगा, विंडो बटन दबा के रखना और लेफ्ट दबाना है, तो हमारी पूरी स्क्रीन पर ये दोनों फाइलें एकदम प्रॉपर वे में अरेंज होगी। अब यहाँ आप लोग काम करें, चलाएं, और उसका आउटपुट आपको यहाँ दिखता रहेगा। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, काम करने के लिए बड़ा अच्छा है। अगर जो बिगिनर है उनके लिए तो मैं ये कहता हूँ रामबाण है। देखो दोस्तों, काफी साल हो गए पाइथन पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए और काम करते हुए। एक चीज मैंने नोटिस करी है, अगर शुरुआती के दिनों में जब आप पाइथन सीखते हो, तब अगर आपको सारी की सारी फैसिलिटी मिल जाए, सारा काम इजी वे से हो जाए, तब तो आपका पाइथन में इंटरेस्ट बना रहेगा। और मान लीजिए आप शुरुआत के दिनों में ही पाइथन से इरिटेट होने लगे, सर पता नहीं क्या करना है, कैसे करना है, ये सर इसमें बहुत टाइम लग रहा है, वो ठीक है, हजारों तरह की समस्या हो सकती है, तो फिर आपका पाइथन पर भरोसा उठ जाएगा, आपका मन उठ जाएगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो अगर आप लोग बिगिनिंग करते हैं, हम भी ध्यान रख रहे हैं यहाँ पर कि आपको सारे ऑप्शन बता दें, और साथ ही साथ में इस तरह से काम करना सिखाएं कि आपका इंटरेस्ट हमेशा बना रहे, आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। इसके लिए मैंने क्या कर रखा है, मैंने आपको ये ऑप्शन इसलिए बताया है ताकि आप काम करने में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करें। ओके, ऐसा नहीं कि ऐसा करने पर काम होता है, नहीं, काम तो कर सकते हैं वैसे भी, जैसे पुरानी जो एक विंडो के ऊपर एक विंडो आती है, लेकिन बार बार उसको चेंज करना या आना, हो सकता है काफी लोगों को इरिटेशन लगे और उनका पाइथन में इंटरेस्ट चला जाए ना, वो इंटरेस्ट खो देगा। ऐसा हम लोग नहीं चाहते, तो मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर काम करना बता देता हूँ। और ये ना केवल आपके इंटरेस्ट के लिए है, बल्कि आपके काम को ये आसान भी करता है और परफेक्ट भी करता है। चलिए अब इसको चला के देखते हैं। तो दोस्तों, इसको चलाने के लिए हमारे पास में यहाँ ऊपर लिखा हुआ है रन। ओके, तो मैं इसको यहाँ पर रन दबाऊंगा। रन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि रन मॉड्यूल, आपको बस इसका यूज करना है मॉड्यूल को। इसको जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो इसका आउटपुट आपको यहाँ दिखाई देगा। फिर अगर आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ पर मैं चेंजेस भी करके दिखा देता हूँ, जैसे इंडिया, आई लव इंडिया। ओके, और यहाँ क्या लिखे बताओ यार, मतलब तो कुछ कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या लिख के दिखाओ। ठीक है, तो आई, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, आई लव पाइथन। ठीक है, मुझे पाइथन से पसंद है। चलिए अब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से करता हूँ रन। ध्यान से सुनिएगा, जो गलती होती है वो बताता हूँ। अभी आपने जो चेंजेस किए वो चेंजेस यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे, ये आपको नोट करना है। ठीक है, रन किया, ये कह रहा है कि भैया फाइल को सेव करो। तो दोस्तों, जब भी हम लोग यहाँ पर चेंजेस करते हैं, अगर आपने फाइल को सेव नहीं किया है तब तक वो उसको रन नहीं होने देगा। तो इसका मतलब है जब भी आप यहाँ पर चेंजेस करते हो, पहले फाइल को सेव करें, सेव करने के बाद में ही इसको रन करेगा ये। तो वापस जाते हैं, यहाँ पर हमने फाइल को सेव करना है, फाइल सेव हो गई, अब ये रन कर रहा है, और जो भी आपने यहाँ पर चेंजेस किए हैं वो चेंजेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
तो दोस्तों ये है स्क्रिप्ट मोड, है ना। स्क्रिप्ट मोड के अंदर हम आइडियली का यूज कर रहे हैं, जहां हमें सब कुछ कलरफुल दिखाई दे रहा है। देखो बड़ा अच्छा लग रहा है ना। तो आपको वैसे ये कलरफुल क्यों दिखाई दे रहा है, कुछ ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, कुछ पर्पल है, कुछ ब्लैक है। तो ये क्या हमें सिर्फ अच्छा दिखाने के लिए नहीं दोस्तों, कलर का बड़ा इंपॉर्टेंस यहाँ होती है। कलर को आप हल्के में मत लीजिए दोस्तों। कलर आपकी हेल्प करेगा यहाँ पर ये बताने के लिए कि वो चीज क्या है। अगर आप ये समझ गए कि पाइथन में क्या चीज का क्या कलर आता है इसमें, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है दोस्तों। कैसे आसान होगा, क्या नहीं होगा, ये हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए अगर आपने कुछ लिखा है 2+3, ओके, तो ये आपका ब्लैक में आएगा। इसका मतलब जब भी आप कोई भी कांस्टेंट लिखेंगे तो वो ब्लैक कलर में आता है, कोई भी फंक्शन का नाम लिखेंगे तो आपका पर्पल कलर में आएगा। इस तरह की कुछ चीजें होती है पाइथन में। वो चीज क्या है, वो तो पाइथन का प्रोग्राम जब बनाना सीखेंगे तब पता चलेगा। अभी तो हम लोग चीज चलाना सीख रहे हैं कि पाइथन का ये प्रोग्राम है तो इस तरह से चलाएंगे, और स्क्रिप्ट प्रोग्राम तो उसको इस तरह से चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कलर की इंपॉर्टेंस ध्यान रखेंगे हम लोग, और आगे बता जाएंगे किसका कलर क्या क्या आता है और क्यों आता है और किस तरह से आपको यहाँ पर कलर को यूज करना है। तो बहुत सिंपल है। आइडियली के अंदर हमारे पास ना तो कोई कमांड है, ना तो कुछ याद रखना है, सब कुछ जो ये दे रहा है बाय डिफॉल्ट सेटिंग चलेगी और अपना काम होता रहेगा, ठीक है। तो ये तो है, और इसके बाद में यहाँ पर कुछ ऑप्शन आते हैं कस्टमाइज के, है ना। रन करते समय हम लोग कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। वो कस्टमाइजेशन क्या होगा नहीं होगा तो आप यहाँ से कमांड भी पास कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अभी आप ये ना करें। बिगिनर है, इसको समझे, पहले प्रोग्राम बनाना सीखेंगे, फिर बाद में वो एडवांस चीजें सीख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो बस यहाँ से आपको इतना ही काम करना है यहाँ से। और यहाँ से आप अपनी आईडी को कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, आप उस आईडी को चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉन्ट आपको छोटा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। किसको क्या कलर देना है, किस तरह से हाईलाइट करना है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। किस की दबाने पर क्या क्या होगा आप यहाँ से दे सकते हो। ये पूरी आईडी लिखी की है तो मैं आपको याद नहीं कराऊंगा, आप प्रैक्टिस करें, आपको खुद याद हो जाएगी। जनरल जगह सेटिंग करनी है तो आपके पास में यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, कितनी विड्थ की विंडो दिखनी चाहिए, क्या साइज होनी चाहिए। एक्सटेंशन भी यहाँ पर हमारे पास में दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ जाकर आप कुछ सेटिंग कर सकते हैं अपने आइडियली को कंफर्टेबल बनाने के लिए। ये ऑप्शन आपको हर तरह की आईडी में ही मिलता है। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया, और देखते हैं कि हमारे इस वीडियो में और क्या क्या चीज बाकी है। ओके ओके, ठीक है। अब क्या हुआ, ये वही से खुल गया ना। अब दोस्तों मैं आपको चलो पावर पॉइंट थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। हालांकि आपका इशू नहीं है। काफी लोग मुझसे पूछते हैं सर कि सर एक तो यहाँ से भी हम लोग स्लाइड शो शुरू करते हैं, तो अगर आप वहां से शुरू करते हो तो दोस्तों शुरुआत होगी बिगनिंग से, है ना। पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड, वो बिगनिंग से शुरू करेगा। आप चाहे किसी भी स्लाइड पर क्यों ना हो, आप इस स्लाइड से हो, अगर आप यहाँ से दबाओगे तो बिगनिंग शुरुआत होगी, और अगर आप ये वाला प्रेस करते हो तो फिर आपकी शुरुआत वहीं से होगी जहां से आपकी करंट है। मैं जैसे दबाता हूँ तो वही करंट की खुलेगी। 2-4 स्टूडेंट ने मुझे पूछा था इसलिए मैंने उसको बता दिया। चले, तो हम बात कर रहे हैं अब वापस अपने यहाँ पर ये आइडियली की। ओके ओके, अब आइडियली का क्या फायदे मिलते हैं, क्या हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान नहीं रखना है, ये सब चीजें मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख के दे दी है, ठीक है। तो मैं इसको 1 by 1 आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमने कौन सा कमांड लिखा है, क्या सिंटेक्स लिखा है, वो कलर आ रहे हैं, ये तो इनके साथ साथ हमें क्या फीचर मिल रहा है, फीचर मिल रहा है ऑटो इंडेंट का। ऑटो इंडेंट क्या होता है उसकी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलते हैं अपने फाइल पर। ओके, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये एक तो ना ये 20 में आ जाता है बार बार, इसको हटाते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ऑटो इंडेंट क्या होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा इफ, क्या लिखा इफ, और अंदर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख दिया ट्रू, ठीक है। ट्रू के लिए टी बड़ा लिखना होता है। ओके ना, फिर लगाना है कॉलन। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं एंटर मारता हूं तो ये जो जगह आपको मिली ना, ये वाली आपको ये दिख रही है डार्क कलर की, ये वाली, इससे बोलते हैं इंडेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंडेंट। तो वो जानता है कि किसके साथ में इंडेंट देना है, किसके साथ में इंडेंट नहीं देना है। ये काम ऑटोमेटिक होता है। और दोस्तों इफ के साथ तो इंडेंट आने ही आना है। अगर आपने इंडेंट नहीं दिया तो ये आपको दे देगा एक बहुत बड़ी एरर। क्यों देगा ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये स्पेस मैंने नहीं दिया है। वापस देख लीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ फोर लूप, है ना। तो जैसे मैंने लिखा फोर आई इन रेंज, ओके, यहाँ कॉलन लगाया मैंने, और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। अभी आपको ध्यान मत दो कि क्या लिखा हुआ है। अब आप देखिएगा, मैं एंटर दबाने पर या तो लाइन की शुरुआत में जाऊंगा या 20 में कहीं आ जाऊंगा, देखना। ओके, आप देखिए यहाँ पर उसने ये जो पहली जगह दी ना, ये वाली, ये कहलाता है इंडेंट। ये ऑटो इंडेंट देता है, और ये जरूरी है दोस्तों। अगर आप ये इंडेंट हटा देते हो यहाँ से तो ये प्रोग्राम एरर देना शुरू कर देगा। अब ये इंटेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, ये आने वाले फीचर में, जो आने वाले वीडियो में बनाऊंगा उसमें जरूर आपको बताऊंगा। अभी हम लोग इस लायक नहीं, क्योंकि अभी हम कोड पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि रन कैसे कर सकते हैं
और क्या क्या एडवांटेज हमें मिलने वाले हैं। और उसी तरह से अगर इसको चलो हटा देता हूँ, मैं इसको पूरे हटा देता हूँ, आपको ये समझ में आ गया है। और अब मैं अगर एंटर मारूं, अब देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर मैं यहाँ से एंटर मारूंगा तो कोई इंडेंट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ इंडेंट की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब मैं शुरुआत लाइन की शुरुआत में आ गया ना भाई, आप देख लेंगे कि मेरा ब्लिंकर जो है वो यहाँ पर शुरुआत में आ गया है। इसका मतलब है कब इंटेंट देना है, कब इंटेंट नहीं देना है, या तो आप याद रखें या आइडियली यूज कर लें। आइडियली आपके लिए काम पूरा आराम से करके देगा, बड़ा फायदा मिल जाएगा दोस्तों। वापस आते हैं और देखते हैं कि भाई हाँ, ये वाला फीचर तो मुझे समझ में आ गया कि भैया इंडेंट क्या है ना भाई। तो इंडेंट वाला तो हम लोग कर चुके हैं यहाँ पर। ओहो सॉरी, यहाँ हम बात कर चुके हैं कि इंडेंट वाला तो हमने पढ़ लिया। ओके, और बैक स्पेसेस देनी है, स्पेसेस देनी, वो सब हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर करेंगे ऑटो कंपाइल। वर्ड ऑटो कंपाइलेशन भी यहाँ पर होता है वाइल टाइपिंग। जब हम लोग लिखते हैं तब हमारे पास में कुछ सजेशन आएंगे दोस्तों। क्या आएंगे? सजेशन आएंगे। और सजेशन के बाद में अगर उस सजेशन को हमें एक्सेप्ट करना है तो यहाँ से क्या दबाते हैं? टैब दबाते हैं। क्या दबाते हैं? टैब। बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। कैसे करते हैं? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, सपोज तो मैंने यहाँ पे लिखा PRIN, ठीक है, और कंट्रोल स्पेस दबा दें। क्या दबा दें? कंट्रोल स्पेस। वैसे हालांकि बहुत बार ऐसा होता है कि जनरल सजेशन दे देता है, और अगर सजेशन नहीं देता तो उस केस में आप कंट्रोल स्पेस दबा दें तो बता देगा कि भाई प्रिंट वाले क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपने लिखा था, इसको सिर्फ टैब मार के एक्सेप्ट कर लें। और भी बहुत कुछ होता है, जैसे FO। ओके, कंट्रोल स्पेस दबा दें। आप यहाँ से चूज कर सकते हो कि FO से क्या क्या शुरू करना है। ओके, इस FO लिखा, टैप किया और सीधा क्या करते हैं? एंटर मारते हैं। ओके, और यहाँ पर मैं और भी आपको बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा सपोज इम्पोर्ट, IMPOR, ठीक है, बस करना है, टैब मार दें, आपका काम हो जाएगा। एंटर मार दें तो भी आपका काम हो जाएगा। तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। IMP लिखें, ओके, IMP लिखें, कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएं, आपको सजेशन मिल जाएगा। जिसको एक्सेप्ट करना है उसके लिए टैब दबा दें या एंटर दबा दें, आपका काम हो जाएगा। तो ये बड़ा फायदेमंद है। यहाँ अगर मान लीजिए आपको किसी की स्पेलिंग याद नहीं हो रही, ओके, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप उससे पूछिएगा। एक अच्छा प्रोग्रामर वही है दोस्तों जो ऑटो सजेस्ट यूज करता है। ये जो वर्ड है इनको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से सजेशन हमें देखने होते हैं। ओके दोस्तों, जितना आप बाई हैंड लिखेंगे उतना ही यहाँ पर टाइपिंग एरर आने की इशू रहेगा। स्पेलिंग याद नहीं होती, सर स्पेलिंग में कब कोई कैपिटल आता है, कब क्या स्मॉल में आता है, ये आपको पता नहीं है, तो आप इस चीज का यूज करें ताकि आपको बड़ा कंफर्टेबल फील हो जाए। ठीक है, आपको स्पेलिंग याद रखने की जरूरत नहीं, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं कि लेटर बड़ा होगा या छोटा होगा, सब कुछ आपको ये बता देगा। ओके, जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हैं TR, अब आपको पता ही नहीं ट्रू के अंदर T छोटा या बड़ा है, ठीक है, तो आप बस कंट्रोल स्पेस दबाइए। अगर ये सजेशन दे रहा है तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब मैं छोटा वाला लिखता हूँ TR, कंट्रोल के साथ स्पेस दबाया तो ये कह रहा है कि TR छोटे वाले से उसको ट्राई बनाना है, ट्रू नहीं बनाना। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि भाई मुझे अगर पाइथन में ट्रू लिखना है तो ट्रू का T बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको हेल्प मिल जाती है और काम आपका 50% काम तो यही कर देगा, सजेशन दे देगा, आपको बता देगा कि करना क्या है। तो बहुत फायदा मिलता है दोस्तों आईडी का। और कंपनी हमेशा आईडी को ही यूज करती है, कमांड प्रॉम्प्ट पर काम नहीं करते दोस्तों। वहां पर कमांड कितने याद रखें, कैसे याद रखें, बड़ी मुश्किल होती है। आईडी के अंदर आपको सारे ऑप्शन दे देगा, डिबगिंग के भी है ना, रंग के भी, क्रिएशन के भी, सब कुछ ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसकी खूब सारे वेरिएंट आते हैं। विजुअल स्टूडियो है, इक्लिप्स है, हमारा नेटबीन भी आता है, नेटबीन फॉर पाइथन वो भी है, पाईचार्म भी है, स्पाइडर है, एनाकोंडा है, भगवान जाने क्या क्या और सांप जंतु जो भी है, सारे के सारे यहाँ पर आईडी अवेलेबल है। उसमें से एक IDE है जिसका नाम है IDL है ना, वो हम लोग काम में ले रहे हैं। चलिए, ये आपको समझ में आ गया फीचर भी क्या कहना चाहता है। ठीक है, चलते हैं वापस और बात करते हैं कि बलून हेल्प क्या होती है। बलून हेल्प क्या होती है इसकी हम लोग बात करेंगे। ये भी बड़ा अच्छा फीचर है दोस्तों। बलून हेल्प क्या करती है इसके लिए मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा। ओके, एक बार तो ये ना इनको मैं क्लीन करता हूं। ओके, चलिए अब बलून हेल्प की बात करते हैं कि बलून क्या करता है हमारे लिए। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, हमने यहाँ पर लिखा PRINT, ब्रैकेट लगाना है और छोड़ देना है। इसके बाद में ये आपको बता देगा कि इस ब्रैकेट में क्या क्या चीज आनी चाहिए। इस सजेशन को हम लोग कहते हैं बलून सजेशन। जब ब्रैकेट लिखने के अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आना चाहिए। वापस देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक हाथ यहाँ रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने ये लगाया ब्रैकेट। अब आपको लग रहा है कि सर एक हाथ से आपने जो दबाया है ये वाला ब्रैकेट, उसको बोलते हैं ओपन पैरेंथेसिस।
वो लगाती है, वो आपको बता देगा कि प्रिंट के अंदर क्या क्या लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है और किस तरह से काम किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ आपको ये सजेशन मानना है तो मानिए। अगर आपको ये पूरी पाइथन में आपको ये सिखाऊंगा कि भाई किस फंक्शन में जैसे प्रिंट के अंदर क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे वैल्यू क्या हो सकती है, सेपरेटर क्या हो सकते हैं, एंड है ना, एंड क्या करता है, फाइल जो है वो क्या क्या लिखते हैं, है ना, फ्लश जो है वो क्या काम करता है, यही तो सीखना है मैं पूरी पाइथन में। ठीक है, तो अभी इनका ये बताऊंगा नहीं, इनका मतलब क्या, अभी बस समझ लो कि सजेशन आ रहा है, ये अच्छी बात है। कल को जब आप इसको सीख जाएंगे तो सजेशन को हेल्प से ही हमें पता लगेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत सी चीजें होती है, कितनी याद रखेंगे यार, ये आईडी हमें बड़ा मजा देती है इस चीज के लिए। चलिए वापस आते हैं, और बलून वाला भी हो गया। अब बात करते हैं पॉपअप सिलेक्शन लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप जब डॉट लगाएंगे तो वो खुद ब खुद बता देगा कि इसके बाद में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो डॉट का भी यूज यहाँ बड़ा काम का रहता है। किस तरह से रहता है मैं आपको एग्जाम्पल से बता दूँ। ठीक है, अभी आपको कुछ देखना नहीं है ना, अभी बस आप ये समझ लीजिए कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, उसको पूरे हटा देता हूँ, और इंपोर्ट पांडा एज पीडी। ठीक है, मैं लिखता हूँ पीडी डॉट। ओके, शायद आई थिंक मेरे पास पांडास नहीं है। ओके, पांडास नहीं है तो पर मेरे पास मैथ तो है, इंपोर्ट मैथ। ओके, मैथ डॉट। अब आप देखेंगे जैसे आप डॉट लगाएंगे तो आपके पास में मैथ के साथ में क्या क्या अप्लाई करना है उनकी लिस्ट आ गई। आप समझ रहे हो, उनकी लिस्ट आ गई है कि मैथ के साथ में यहाँ पर ये लग सकते हैं। बड़ी लंबी लिस्ट है और ये हमें सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो डॉट जो होता है वो क्यों लगाते हैं, क्या मतलब बनता है इसका, वो सब हम लोग बाद में करेंगे, कोड हम लोग बाद में समझेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ, आईडी आपको ये फैसिलिटी दे रही है, नहीं तो आपको याद रखना पड़ता है कि मैथ के बाद में डॉट लगेगा, डॉट के बाद में क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा। अब आप ये लिस्ट देख रहे हैं तो इसमें से आप कितना याद कर सकते हो मुझे बताइए। ये देखिए लिस्ट बड़ी लंबी है, कितना याद करेंगे, नहीं याद कर सकते ना। यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अपन को यहाँ पर कोड पर ध्यान नहीं देना है, ये ध्यान देना है कि कोड को लिखना कैसे है। गाड़ी चलाने से पहले ध्यान देना है कि भाई एस्केलेटर कहाँ पर है, ब्रेक कहाँ पर है, गियर है या नहीं है, वो सब ध्यान देते हैं, उसके बाद में गाड़ी चलाना सीखते हैं ना भाई। तो वही मैं आपको ध्यान लगा रहा हूँ कि भाई आईडी पे जब काम करेंगे या कोई भी आईडी ले लें, ये जरूरी नहीं आईडी ले लें, तो वहां पर काम करते समय आप किस तरह के ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, क्यों दिए जा रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो गाड़ी कभी नहीं चलेगी पाइथन की हमारी। ओके, तो दोस्तों आईडी के इतने सारे हैं, और भी बहुत से एडवांटेज हैं, और कुछ एडवांस तो आपको मैं जब पढ़ाऊंगा पाइथन तब उसके अंदर ही आप देख लीजिएगा। बस मोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर बता दिए है, और इसलिए बताएं ताकि आपको सीएमडी की कंपैरिजन में आईडीई ये पसंद आए, इसके लिए मैंने आपको बताया। इन्हीं रीजन की वजह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसी को यूज करते हुए पाइथन की सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। अब ये आईडी कौन सी लेनी है, चाहे तो आप आईडीएलई ले लें, चाहे आप पाइचार्म ले लीजिए, चाहे आप इक्लिप्स ले लीजिए, चाहे आप नेटबिन ले लीजिए, विजुअल स्टूडियो ले लीजिए, भाई और भी बहुत सी आती है यार। ठीक है, तो उनके नाम नहीं गिनेंगे, आप काउंटिंग नहीं करेंगे भी कितनी आईडी अवेलेबल है, बहुत सी अवेलेबल है। अब आप पूछेंगे सबसे बेस्ट कौन सी, मन में क्वेश्चन आएगा ना, सर इतनी सारे तो नाम लिखवा दिया आपने, सबसे बेस्ट कौन सी। तो सबसे बेस्ट कौन सी ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कोड लिख रहे हैं। अगर आप बेसिक कोड लिखना चाहते हैं, बेसिक पाइथन की शुरुआत कर रहे हैं, तो आईडीएलई इज द वन ऑफ द बेस्ट। अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं, कंपनी जैसे जैसे कंपनी में काम होता है, तो उसके लिए हम लोग बेस्ट मानेंगे पाइचार्म। ओके, अब पाइचार्म के अलावा और भी बहुत सी होती है, जैसे स्पाइडर है, एंडाकोंडा भी बहुत फेमस है दोस्तों डाटा साइंस के लिए। तो बहुत सी आईडी अवेलेबल है। आप अभी बिगिनर हैं, अभी आपको पता नहीं कि पाइथन को किस पर्टिकुलर फील्ड में आपको यूज करना है, अभी आप ऐसे समझ लिया आपको पाइथन सीखनी है। जब आप जाकर कभी फाइनल करेंगे यार मुझे तो एमएल की कोडिंग करनी है, तो आपके लिए इसके लिए अलग आईडी मैं बताऊंगा आपको। सर मुझे तो यहाँ पर डेटा साइंस की कोडिंग करनी है, डेटा साइंस के रिगार्डिंग मुझे अपने प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए भी मैं आपको अलग आईडी बताऊंगा। अभी आप यहाँ पर इस आईडी के साथ कंफर्टेबल हो जाइए, क्योंकि ये कोर्स बिगिनर का है। ओके, तो आप जब कंफर्टेबल हो जाएंगे उसके बाद में हम लोग दूसरी आईडी को स्विच कर जाएंगे। ठीक है भाई, तो ऐसा नहीं है कि आईडी बेकार, बहुत अच्छी आईडी है। इनसे भी दूसरी हर आईडी में कुछ फीचर्स का फर्क रहता है, तो वो फीचर्स एडवांस में काम आएंगे, बेसिक में कुछ काम नहीं आते। तो बेसिक वालों के लिए एक ही मेरा सजेशन है कि आप आईडियली काम में लें। ओके, चलिए अब हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जब हम लोग स्क्रिप्ट मोड में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक्सटेंशन में, स्पेशली कब, जब आप लोग नोटपैड प्लस
प्लस CMD को यूज करते हुए काम करना चाहते हो, उस समय नोटपैड के जब आप यूज करेंगे तब आपको एक्सटेंशन देने पड़ेंगे, और साथ ही CMD में जो कमांड देते हैं तो उसमें .py कब लगता है कब नहीं लगता है वो आपको सब याद करने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई। और अगर आप IDLE पे काम करते हो तो आप इस फीचर आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है, ये तो ठीक है, बड़ी अच्छा हुआ बच गया। फिर यूज फाइल एक्सटेंशन एंड डायरेक्टरी पाथ। जब आप लोग CMD में काम करते हैं तो आपका फाइल कहाँ है आपको याद करनी पड़ेगी, उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाना पड़ेगा। जाने के लिए आपको हो सकता है CD या CD डॉट डॉट का यूज करना पड़े, वो आपको पता होना चाहिए। तो कमांड प्रॉम्प्ट पर काम करने के लिए आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत पड़ती है, वो हो सकता है कि आपको तकलीफ दे शुरू में। इसीलिए कहा जाता है कि IDE इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर बिगिनर। फिर जब IDE यूज करते हैं तो IDE के अंदर हमेशा ध्यान रखना है कि जब तक हम लोग प्रिंट ना लिखें तब तक कुछ प्रिंट नहीं होता। याद रखें दोस्तों, मैं यहाँ पे लिखूंगा जब तक हम लोग प्रिंट ना करें तब तक कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रिंट करना सीख जाए दोस्तों, प्रिंट लिखना पड़ेगा, बिना प्रिंट लिखे हुए नहीं होता। जैसे कि मैं इंटरेक्टिव मोड में लिखता हूँ 2+3 तो हाथों हाथ मुझे सॉल्व करके दे देता है और आंसर दे देगा 5। लेकिन अगर मैं फाइल मोड में काम कर रहा हूँ तो फाइल मोड के अंदर दोस्तों मुझे लिखना पड़ेगा, प्रिंट नहीं तो वो प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। और आपका जो प्रोग्राम है वो हमेशा का हमेशा सेव होता रहेगा परमानेंटली, ताकि आप फ्यूचर में उसको एक्सपांड कर सको, फ्यूचर में उसके अंदर कुछ ऐड कर सको, उससे आप लोग एक इंस्टॉलर बनाकर क्लाइंट को बेच सको। तो ये सारे एडवांटेज हमें मिल जाते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी हमें मिल जाएंगी अगर हम लोग बात करें स्क्रिप्ट मोड की। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जहां हमने अभी तक ये सीखा है कि पाइथन क्या है, पाइथन किस तरह से काम करती है, पाइथन के फीचर्स क्या है, पाइथन के अंदर क्या क्या वेरिएंट अवेलेबल है, पाइथन का प्रोग्राम चलता कैसे है, पाइथन का प्रोग्राम इंटरेक्टिव मोड में कैसे चलाऊं, पाइथन का प्रोग्राम स्क्रिप्ट मोड में कैसे चलाऊं, यहाँ तक हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया। आई होप मैंने यहाँ पे एक भी चीज मिस नहीं करी होगी जो कि बिगिनर के लिए बहुत ही जरूरी है। कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे छोड़कर चल रहे हैं, ये बताने के लिए ऑप्शन जरूर बताया कि भाई ऐसा करते हैं हम लोग, बट वो मैंने प्रैक्टिकल करके इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उनको समझने के लिए आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपके अपने कोर्स से कहीं ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप सारे ऑप्शन होंगे तभी हमें मजा आएगा पढ़ने का। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।